यस बॉस, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम फाइन, आई एम ऑल्सो डूइंग वेल। हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास के अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर। आज हम दूसरे लेक्चर में हैं। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को जब मैंने स्टार्ट किया था तो बताया था दिस इज अ वेरी वेरी हॉट चैप्टर एज फार एज एग्जाम इंपॉर्टेंस इज कंसर्न, और इसीलिए हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को और कोशिश कर रहे हैं कि इसका एप्लीकेशन भी सीखें। एक चीज के लिए तुमको मुझे माफ करना पड़ेगा कि मैंने इस चैप्टर को कन्वेंशनल तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से स्टार्ट नहीं किया है। मतलब मैं ये चाहता था कि आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहले पता चल जाए, उसके बाद निकालते कैसे हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता चल जाए, उसके बाद अपन एक एक कॉन्सेप्ट को, तो एक एक कंपोनेंट की कॉस्ट को तो निकाल ही लेंगे। तो मतलब ये है कि ओवरऑल अगर देखें लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर खत्म कर दिया है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर खत्म किया है। अब हमें क्या करना है? अब अलग अलग कंपोनेंट, उसके ट्रीटमेंट, उसके एडजस्टमेंट्स, उसके यस और नो, मतलब उसके इस कंडीशन में ये लगेगा, इसमें ये ट्रीटमेंट होगी। अब बेसिकली वो सब सीखना है। तो कहीं ना कहीं अब हमें काफ़ी कुछ मैकेनिकल सीखना है, और बाद में जब बड़े क्वेश्चन करेंगे तो ये कंपोनेंट कॉस्ट में जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं ना, आपको जितना भी डिस्कस करने वाला हूं ना, जितना एप्लीकेशन सीखने वाले हैं ना, कूल होके सीखने वाले एकदम मस्त तरीके से, बिना स्ट्रेस लिए हुए, बिना हो हल्ला किए हुए, प्यार से एक एक कॉन्सेप्ट को उठाएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को मैच्योर करेंगे और उसको निपटा देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कंपोनेंट कॉस्ट के ऊपर। एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं पिछले लेक्चर का जो हमने पढ़ा था। छोटे मोटे होमवर्क दिए थे, आई होप कि तुमने नालायकी नहीं करी होगी और कर ही लिया होगा। जब मैं वीडियो में आपको जहां जहां बोलता हूं ना, बेटा पॉज करके खुद ट्राई करो, और आज भी बहुत सारा पार्ट ऑफ द चैप्टर आपसे ही करवाऊंगा। नॉर्मली क्या होता था कि जब हम इस चैप्टर को कभी भी पढ़ते हैं, जनरली जो बच्चे पढ़ते हैं कॉलेज में या कहीं भी पढ़ते हैं, वो कैसे इसको स्टडी करते हैं कि उनका पैटर्न होता है कि पहले वो कॉस्ट ऑफ डेट निकालते हैं, फिर टर्म लोन निकालते हैं, फिर ये सब निकालते हैं, और निकालते निकालते 90% चैप्टर उनका ख़त्म हो जाता है। जबकि हमारा आईसीआई के अंदर जो पूरा स्कोप है, जो पूरा आइडिया है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, इसके ऊपर फोकस रहता है। तो कंपोनेंट कॉस्ट एक कंपोनेंट की तरह ही यूज होने वाला है। यस, मैं कह रहा था कि जब मैं वीडियो लेक्चर के बीच में आपको पॉज लेने को कहता हूं तो प्लीज मेरे साथ पॉज वहीं लेने का। कोई चीज तुमको सॉल्व करने को बोल रहा हूं वहीं करो, क्योंकि अगर 2 घंटे का लेक्चर है, 2.5 घंटे आपको लगेंगे और आपका होमवर्क भी खत्म हो जाएगा। तो लेट्स ट्राई कि इस पूरे सीरीज को, पूरे लेक्चर्स को उसी तरीके से निपटाते हैं, हर एक चैप्टर को इसी टोन पे खत्म करना है, सो दैट कि आवर लाइफ विल बी इजी एंड मोर प्रैक्टिस ओरिएंटेड, एंड काम हमारा कम होगा। तो लेट्स वर्क स्मार्ट। ओके, सो बच्चे, लास्ट क्लास में जो हमने रिवाइज किया था, हमने सबसे पहले सीखा था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड क्यों है, क्योंकि हमारा फोकस कहाँ है? मिनिमाइजिंग द कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, एंड मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू, thereby increasing the wealth of the company और profitability of the company। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट चाहिए, लॉन्ग टर्म में वेल्थ चाहिए, तो इसके लिए इस कॉस्ट नाम के एलिमेंट पे अच्छे से काम करना होगा। तो ये समझने के लिए कोई भी फाइनेंस मैनेजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, पहले तो कैपिटल को स्टडी करता है, फिर कॉस्ट को स्टडी करता है, और फिर देखता है कौन से कंपोनेंट से, कौन से सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस से, कैपिटल से हमको पैसा उठाना चाहिए जो हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव होगा। उसके बेसिस पे वो कैपिटल स्ट्रक्चर प्रिपेयर करता है। जो मैंने सम लास्ट क्लास में आपको कराया था उसमें कैपिटल स्ट्रक्चर भी मैंने दिया था और कॉस्ट भी मैंने दिया था, राइट? और तुमको कुछ नहीं करना था, तुमको उसका ओवरऑल कॉस्ट निकालना था। ऐसे ही हो सकता है एक दूसरे प्रपोजल का देता, एक तीसरे प्रपोजल का देता, और फिर तुमसे मैं पूछ लेता बताओ कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर बेहतर है। आगे के चैप्टर में बात करने वाले हैं। कैपिटल हमने समझा था, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल की बात करें, कहाँ यूज होता है ये कैपिटल जो भी हम यूज करने वाले हैं? सर डे टू डे ऑपरेशन के लिए यूज होता है, वर्किंग कैपिटल की तरह यूज होता है, रोज की हमारी रोजमर्रा की पेबल्स है, रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है, रॉ मटेरियल है, आप समझ रहे हो ना? यस, WIP है, इसमें पैसा तो फंसा होता है ना अपना, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, अलग अलग जगह। मतलब हमारा ऑपरेटिंग साइकिल होता है, हमारे वर्किंग कैपिटल का ऑपरेटिंग साइकिल होता है, उसके अंदर पैसा फंसा होता है, फिर 40-45 दिन के बाद वो रिकवर होता है। चाहे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको हम माल देते हैं, फिर उनसे हम पैसा लेते हैं, तो एक तो पैसा हमारा वहाँ ब्लॉक्ड होता है, कैपिटल वहाँ लगता है। और दूसरा, कोई बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, कोई फैक्ट्री लगाई, कोई प्लांट लगाया, कोई बड़े इन्वेस्टमेंट किया, कहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया, किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में, बॉन्ड में पैसा लगाया, किधर भी लगाया, तो ये क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट हो गया। तो बड़े प्रोजेक्ट के लिए, तो दोनों के लिए हमारे पास 2 चैप्टर होंगे, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और कैपिटल बजटिंग। तो सर देखो, जो बेस है ना,
कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बेस बन रहा है हर चैप्टर का, इसलिए इस चैप्टर को बड़े प्यार से करना चाहिए, छोटी छोटी बातों को समझना चाहिए कि पता नहीं कौन सी बात कहाँ पे आए और कैसे, और रिवर्स इंजीनियरिंग कर करके सीखना चाहिए, ठीक है, उलट पुलट के सीखना चाहिए। दिस इज हाउ आई विल टेक यू थ्रू दिस कोर्स एंड वी आर एक्चुअली मूविंग इन दैट डायरेक्शन। ओके, सो अब सर हमसे ये पूछा गया कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से तुमको मैंने समझाया कि देखो सीधी सी बात है, कुछ ज़्यादा नहीं है, हमने क्या दिया और क्या हमें मिला, मतलब क्या कैपिटल लिया और उसके बदले में क्या दिया। तो अलग अलग टाइप के कैपिटल है, उसमें अलग अलग चीज़ें हम देते हैं। एक प्रैक्टिकल सम भी किया था और यहाँ पे सीखा था हमने कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी कितना इंपॉर्टेंट है, या बेसिक्स या मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस इस चैप्टर के अंदर कितना ज़्यादा लगता है यार। यकीन मानो जिसको ये आता है ना, इस चैप्टर के फॉर्मूले 90% उसको रटने की भी जरूरत नहीं है। देखना मैं करवाऊंगा, तुमसे ही करवाऊंगा। तो जिन बच्चों ने अभी भी फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस, सॉरी फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस के सांस लेना भूल जाते हैं ना कभी कभी ठीक है, फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस के 3 लेक्चर जिन्होंने नहीं देखे हैं या यूट्यूब पे पढ़े हैं बेसिक्स ऑफ फाइनेंस के लेक्चर, प्लीज़ वो देख लेना, क्योंकि आपका लाइफ बहुत आसान होता है। क्योंकि बिना फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस के फाइनेंस पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, सिलेबस में हो या ना हो। फाउंडेशन में नहीं अच्छे से पढ़ा था, एग्जीक्यूटिव या आपने बीकॉम में अच्छे से नहीं पढ़ा था, या 11th-12th में नहीं पढ़ा था, तो अब पढ़ लेना यार, हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। ओके, हमने कहा लॉन्ग टर्म कैपिटल शुरू किया था इक्विटी से। इक्विटी वाले को डिविडेंड चाहिए और प्रेफरेंस वाले को भी डिविडेंड चाहिए। इस पे टैक्स नहीं लगता है, मतलब टैक्स इस पे नहीं बचता है, सॉरी लगता तो है, बचता नहीं है, वो ट्रीटमेंट बाद में बताऊंगा। इंटरनल इक्विटी, एक्सटर्नल इक्विटी, 2 टाइप की इक्विटी हो सकती है, रिजर्व एंड सरप्लस या रिटेन्ड अर्निंग है। इंटरनल इक्विटी है फ्री, तो ये भी नहीं है, इसकी भी एक कॉस्ट है, क्योंकि ये पैसा किसका है, मालिकों का है, इक्विटी का ही पैसा है ये बेसिकली। एक्सटर्नल इक्विटी बोले तो शेयर होल्डर का ही पैसा है, ये भी वो भी। शेयर होल्डर को क्या चाहिए, रिटर्न चाहिए। शेयर इश्यू करते हैं, पार पे करते हैं, प्रीमियम पे करते हैं, डिस्काउंट पे करते हैं, जो भी होगा क्वेश्चन में दिया होगा, हमने क्वेश्चन देखे उसमें दिया हुआ था। ओके, ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है, ये हम दिमाग में आपको डालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये ताकि दिमाग में रहे ये बात, ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है KEKR। लेकिन सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए अपने को, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए अपने को रिजर्व एंड सरप्लस का मजबूत करना बहुत जरूरी है। से फॉर एग्जांपल एप्पल एज ए कंपनी, उसका रिजर्व एंड सरप्लस बहुत तगड़ा है, बहुत कैश रिच कंपनी है, इसलिए उसकी सस्टेनेबिलिटी बहुत अच्छी है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है वो कंपनी मार्केट में एक स्टेबल कंपनी के तौर पे जानी जाती है, उसके फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, उसके शेयर मार्केट के ऊपर उसका जो वेल्थ है वो अच्छे से मैक्सिमाइज हो रहा है। मार्केट प्राइस रिसेशनरी टाइम में भी वो कंपनी के शेयर के रेट बहुत ज़्यादा गिरते नहीं हैं, और वॉर टाइम में भी वो उसके कभी कभी तो बढ़ते ही रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके मजबूत है, फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंस बहुत मजबूत है उसका। तो ये बात ध्यान रखना, KE एंड KR, इन दोनों की कैलकुलेशन कई बार KE और KR सेम होते हैं, कई बार KE और KR सेम नहीं होते हैं। कंपोनेंट कॉस्ट में समझेंगे कब सेम होते हैं और कब सेम नहीं होते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर क्वेश्चन में क्योंकि हर एक चीज को, हर एक कंपोनेंट को, कैपिटल को एक प्राइस पे इशू करते हैं, और मान लो हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है उसमें लिखा ही नहीं है कि इशू प्राइस क्या है, तो हम करंट मार्केट प्राइस को लेते हैं, या उस डेट पे जितने पे वो ट्रेड कर रहा है वही करंट मार्केट प्राइस है, जो भी लिखा हो उसको कंसिडर करते हैं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं, और इसको अजम्पशन में नोट बना के डाल देते हैं कि भाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए मैंने करंट मार्केट प्राइस को इशू प्राइस की तरह कंसिडर किया है, या इक्विटी जिस रेट पे ट्रेड कर रही थी उसको कंसीडर किया है। यही फंडा डिवेंचर में भी लगेगा, प्रेफरेंस शेयर में भी लगेगा, ठीक है, यस। इसके बाद सर यहाँ से हमने कुछ कुछ चीज़ें सीखी थी। फिर हमने सीखा था सर, जब कोई भी शेयर को, डिवेंचर को या कैपिटल को, कोई भी कैपिटल जब हम इशू करते हैं, प्रेफरेंस शेयर को, तो इशू मैनेजमेंट कॉस्ट लगता है। कोई भी चीज़ को जब हम इशू करते हैं इशू मैनेजमेंट कॉस्ट लगता है। ये सब फंडामेंटल है, 11th-12th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, बट इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा। इसे हम फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। ऑफ कोर्स ये पैसा हमारे पास नहीं आ रहा है, उल्टा हमारे पास से जा रहा है। उस कैपिटल को लाने में ये पैसा हमारे पास से जा रहा है, तो क्या करेंगे, ये आउटफ्लो है। इनफ्लो के लिए कुछ आउटफ्लो, मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो नेट क्या पाया, जो पाया उसमें जो खोया उसको माइनस किया एडजस्ट करने के लिए। तो इस एलिमेंट को समझना होता है, अपने को आइडेंटिफाई करना होता है। तो इस फ्लोटेशन कॉस्ट को या इश्यू मैनेजमेंट कॉस्ट को कई रूप में हम देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। ब्रोकरेज कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन, प्रिंटिंग एडमिनिस्ट्रेशन, लीगल फी, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे नाम से ये हो सकता है। पहचानना है इसको, और इसको नेट प्रोसीड्स कैलकुलेट करने में यूज करना है। तो मैंने यहाँ पे नेट प्रोसीड्स या नेट फ्लो, जो कैश फ्लो है, उसके लिए मैंने बोला इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। अब इश्यू प्राइस क्या होगा,
इश्यू प्राइस प्रीमियम पे होगा तो ऐड कर देंगे प्रीमियम को, डिस्काउंट पे होगा तो माइनस कर देंगे, एट पार होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करनी है, परसेंटेज में हो सकता है या अमाउंट में हो सकता है, वो गिवन होगा तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर, बट फंडा यही होगा और फॉर्मूला आपका नेट प्रोसीड का यही होगा। आई एम श्योर कि हर बच्चे ने अपने प्रैक्टिस की और फंडे की कॉपी अलग अलग बना रखी होगी, बोलो यस और नो। प्रैक्टिस के लिए आपको कॉपी अलग रखनी है, और जितने भी मैं फॉर्मूले फंडे या उनको प्रूव कर रहा हूं या उनकी ब्रीफ कैलकुलेशन समझा रहा हूं, वो कॉन्सेप्ट की कॉपी में होना चाहिए, ताकि यूं देखते चले जाओगे एग्जाम के टाइम में और पूरा चैप्टर आधे घंटे में रिवाइज हो जाएगा और तुमको कॉन्सेप्ट सारे क्लिक कर जाएंगे। ऐसा होगा तो ये ट्रीट करना है, इसीलिए मैं फंडा नंबर के हिसाब से पूरा सिलेबस रन कर रहा हूं, ठीक है। तो प्रैक्टिस की कॉपी में प्रैक्टिस एंड फंडे की कॉपी में फंडा, ये थोड़ा सा मैनेज तुमको करना पड़ेगा। और क्लास में अगर रफ कॉपी में कर रहे हो तो घर में हो सके तो फेयर कर लेना, मतलब दिस इज माय रिक्वेस्ट, रेस्ट इज ऑन यू, ठीक है। अब सर एक छोटा सा यहाँ पे नोट और दिया है आपको, इसको मैं बोलता हूँ पॉपुलरली मेरी बुक के अंदर, इसको आप एग्जाम अलर्ट के तौर पे देखोगे कि अगर 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 जो ये अपना नेट प्रोसीड है ना, ये कब निकलता है इक्विटी के केस में, ओनली एक्सटर्नल इक्विटी के केस में, क्योंकि इंटरनल इक्विटी तो इंटरनल है, वो तो इशू होगी नहीं, तो उस केस में एग्जिस्टिंग या ओल्ड सिक्योरिटीज के केस में इशू मैनेजमेंट कॉस्ट कहाँ से होगा? लॉजिकल है यार, कॉमन सेंस से होगा ही नहीं, इसमें नोट्स क्या बनाने हैं। फिर हमने सीखा कि भाई अदर फॉर्म्स ऑफ कैपिटल क्या है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इसको डिविडेंड चाहिए, प्रेफरेंस डिविडेंड चाहिए, इसको प्रेफरेंस होती है डिविडेंड के ऊपर, प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, बट इक्विटी के ऊपर इसको प्रेफरेंस होता है, इसको पहले देंगे, फिर हम मतलब सब रिश्तेदारों को खिला लेंगे तो खुद खाएंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। टर्म लोन होगा तो इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट टैक्स सेव करवाता है, ये कैलकुलेशन करके दिया था। डिवेंचर में भी इंटरेस्ट होगा, तो जब भी केडी या केटी जब भी कैलकुलेट करेंगे तो क्या करने वाले हैं? 1 माइनस टैक्स लगाने वाले हैं, अगर ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगी तो। अगर ये इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी तो हम मान लेंगे कि इन्होंने नेट ऑफ टैक्स करके ही हमें डेटा प्रोवाइड किया है, तो हम उसी को मानेंगे। जैसे मैंने जो क्वेश्चन आपको कराया था प्रैक्टिस के लिए, उसमें बोल दिया था कि अभी टैक्स को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट और डिविडेंड में क्या डिफरेंस है? तो इंटरेस्ट जैसा कि आपने बोला कि टैक्स सेव करता है, और डिविडेंड टैक्स सेव नहीं करता, वो पोस्ट टैक्स अमाउंट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो सीधी सी बात है, तो फायदेमंद कौन है? तो प्राइमा फेसी ऐसा लगता है, ये जरूरी नहीं, ये थंब रूल नहीं है, लेकिन प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि अगर किसी कैपिटल स्ट्रक्चर में, जैसे बीटीएस आर्मी के कैपिटल स्ट्रक्चर में अपने पास डेट था, तो उसके बदले में इंटरेस्ट देना पड़ा 20 रुपए का, तो उस पर हमारा टैक्स 6 रुपए का सेव हुआ, मतलब जो शील्ड मिला वो कितने का मिला? इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ टैक्स, ये हमारी सेविंग है। ये एक फंडा समझने के लिए मैंने समझाया कि ये समझो कि क्या फर्क पड़ता है डिविडेंड में और इसमें, क्या 6 रुपए का जो अंतर है वो कहां से आया है। यस, तो ये फॉर्मूले हमने समझे, एक्चुअली ये समझना था। फंडा नंबर 6, हाउ टू कैलकुलेट केसी और केओ, तो इसके स्टेप्स बताए थे मैंने आपको। सबसे पहले क्या करेंगे हम बोलेंगे जी हमें तो कैपिटल स्ट्रक्चर दो। कैपिटल स्ट्रक्चर के बाद सर बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू और टारगेट वेट, 3 टाइप के वेट्स होते हैं, आइदर बुक वैल्यू पे होगा, मार्केट वैल्यू पे होगा या टारगेट वेट गिवन होगा। तो बुक वैल्यू वेट्स होंगे, मार्केट वैल्यू वेट्स होंगे और टारगेट वेट्स होंगे। टारगेट वेट कौन देता है? मैनेजमेंट डिसाइड करती है, ठीक है। अगर ये तीनों, पहले तो हमारे ज़्यादातर जो प्रोफेशनल एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं उसमें बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू ही चलता है। गलती से किसी क्वेश्चन में, गलती से, आगे के लिए बता रहा हूँ आपको, ये बात दिमाग में नोट कर लेनी है, अगर गलती से किसी क्वेश्चन में टारगेट वेट दिया हो तो मोस्ट प्रेफरेबल क्या होता है? टारगेट वेट। क्वेश्चन पढ़ के ही डिसाइड करेंगे, बट आपको इंडस्ट्री की बातें बता रहा हूं, टारगेट वेट ज्यादा प्रेफरेबल होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, तो हमें बुक वैल्यू पे एंड मार्केट वैल्यू पे हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को बताया गया, मतलब जो भी हमारा टोटल कैपिटल इंप्लॉयड है उसका हिसाब किताब इन्होंने बुक वैल्यू पे और मार्केट वैल्यू पे दे दिया। जब हमें दे दिया तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका बुक वैल्यू पे वेट निकालेंगे और मार्केट वैल्यू पे वेट निकालेंगे, फिर बुक वैल्यू पे, फिर उसके बाद इसकी कॉस्ट, कंपोनेंट कॉस्ट निकालेंगे, फिर उसके बाद वेट इनटू कॉस्ट करेंगे तो वेटेड कॉस्ट निकल जाएगी, और इस सब को जोड़ करके जब यहां पे हम लेके आएंगे तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल के आ जाएगा, ठीक है। वेट कॉस्ट एंड देन ये, मतलब हमने जो फॉर्मूला इससे निकाला, इस वर्किंग से निकाला, दोनों पे सिमिलर तरीके से ही हम गए। WE वेट ऑफ इक्विटी इंटू WKE कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस
वेट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग मल्टीप्लाई किया, प्लस वेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, वेट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट, वेट ऑफ टर्म लोन एंड कॉस्ट ऑफ टर्म लोन। इन सब को जब जोड़ा इस तरह से हमारा केसी या केओ, हम देख लेंगे कि क्या करना है। अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग वर्ड यूज किए जाते हैं, हम केओ या केसी किसी को लेंगे, आपको समझना है एक ही बात है, ठीक है। यस, जो बच्चे के मॉड्यूल में जैसा होगा वो उसके हिसाब से समझ सकता है। ओके सर, इसके बाद हमने इसको कैलकुलेट किया और ये सब चीज़ें करके देखी और हमें पता चल गया कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने ज़्यादा नहीं सीखा था, हमने बस सीखा था 6 फंडा। आज हम सीखने वाले हैं फंडा नंबर 7, ठीक है, अंडे का फंडा। चलो आज कहाँ से शुरू करेंगे? तो ऑब्वियसली टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ कॉम्पोनेंट कॉस्ट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ कॉम्पोनेंट कॉस्ट्स। तो कंपोनेंट कॉस्ट का मतलब ये है कि हमारे पास ऑब्वियसली सबसे पहले डिवेंचर्स होंगे, पॉपुलरली हम इसे डेट के नाम से बोलेंगे, जो निकालेंगे उसे केडी बोलेंगे। फिर हमारे पास ऑफ कोर्स टर्म लोन होंगे, जो डेट की तरह ही कैलकुलेट किए जाएंगे, लेकिन चलो इसको हम नाम थोड़ा अलग रखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कोई ज़्यादा नहीं है, केटी की तरह, केटी। ये दोनों में जो हम पे करेंगे वो इंटरेस्ट पे करेंगे, इसमें टैक्स की कैलकुलेशन आएगी और इसको एडजस्ट करेंगे, मतलब यहाँ जो भी होगा 1 - t के फंडे के साथ लगेगा, I 1 - t। डन है, इतनी बात तो अपने को समझ में आती है, इतना तो अपन ने लास्ट क्लास में एस्टेब्लिश कर लिया था। फिर तीसरा कंपोनेंट होगा अपना प्रेफरेंस शेयर। यहां पे अपने को डिविडेंड देना है और निकालना क्या है? केपी निकालना है, ठीक है, यस। फिर आएगा इक्विटी, इक्विटी आएगी इंटरनल और आएगी एक्सटर्नल, ठीक है। तो यहां निकालेंगे केई और निकालेंगे केआर, ठीक है। ये है कंपोनेंट, एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ डिवेंचर से। सो फंडा नंबर 7, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है, केडी। सबसे पहले डिवेंचर के बारे में 2-3 बातें सुन लो, जानना जरूरी है ना। डिवेंचर कौन इशू करता है? कंपनी इशू करती है। कैसी कंपनी इशू करती है और किसको इशू करती है? मतलब एक तो इशूअर है और एक उसका टेकर है, सीधी सी बात है। तो कौन कौन इशू कर सकता है? क्या गवर्नमेंट इशू कर सकती है? यस, गवर्नमेंट भी डिवेंचर इशू करती है। पीएसयूज होते हैं ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, वो इशू कर सकते हैं। मेजरली कौन इशू करती है? पब्लिक कंपनी करती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी करती है। किसको इशू करती है? पब्लिक को करती है। तो फिर सवाल आता है कि सर क्या प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती है? कर सकती है। तो सर प्राइवेट कंपनी किसको इशू करेगी? पब्लिक को इशू नहीं करेगी। किसको इशू करेगी? अपने वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टर्स को करेगी, ठीक है, यस, कर सकती है। तो सर क्या स्टार्टअप भी कर सकते हैं? किसने रोका है? जब प्राइवेट कंपनी को नहीं रोका तो स्टार्टअप्स को भी नहीं रोका, तो स्टार्टअप्स भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड भी इशू करती है, ठीक है, इसकी भी कैलकुलेशन सेम ही तरीके से होती है, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये सब तरीके हैं अपने पास, ये सब इंफॉर्मेशन जब भी अपने पास होगी तो हम कैलकुलेशन उसी तरीके से करने वाले। हम लीगल कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाने वाले। हमें जो मिलेगा हम उसे करेंगे डिस्काउंट, हमें जो मिलेगा उसके करेंगे हम बात। हमारे पास जो डेटा होगा उसकी कैलकुलेशन करके उसकी कॉस्ट बता देंगे। कंपोनेंट कॉस्ट में हम थोड़े से क्या होते हैं, इतने दयालु काइंड नहीं होते, मैकेनिकल होते। हमें पता होना चाहिए, हमें डेटा दो, हम उसको निपटाते हैं, ठीक है, यस। ये है डिवेंचर। डिवेंचर कितने टाइप्स के होते हैं? सर होते तो बहुत हैं, लेकिन 2 टाइप के डिवेंचर प्रॉपरली हमें डील करने हैं। ब्रॉड कैटेगरी 2 होती है, एक को बोलते हैं हम रीडीमेबल डिवेंचर्स, एक को बोलते हैं इररिडीमेबल, ठीक है। एक जो रिडीम हो जाएगी एक 10 ईयर के बाद, और एक जो रिडीम नहीं होगी, मतलब ये परपीचुअल नेचर की होगी। तो कहीं ना कहीं, और दोनों में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना मिलेगा? एन्युटी के फॉर्म में मिलेगा, परपीचुइटी के फॉर्म में मिलेगा। अब यहां पे तुम्हारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का दिमाग भागना चाहिए, ठीक है। अगर वो भाग रहा है तो तुम्हें फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है।
90% फॉर्मूले अगर तुम्हारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस या बेसिक्स ऑफ फाइनेंस क्लियर है ना, तो 90% फॉर्मूले तुम्हें रटने ही नहीं पड़ते, तुम लगा लेते हो। सच बता रहा हूँ, तुम करके देखना। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं यार अननेसेसरी। ये बहुत ईजी पेपर है, और कभी कभी क्या होता है कुछ चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं तो हमें मेहनत कम करनी पड़ती है, फिर लॉजिकल ब्रेन काम करता रहता है और कॉमन सेंस प्रिवेल करती है, और हम बड़े काम छोटे, मतलब आराम से हम बड़े बड़े काम कर लेते हैं। तो हमें वैसे ही करना है, मैं उसी अप्रोच से आपको लेके जाऊंगा। कंफर्टेबल रहना, मतलब एकदम रिलैक्स रहना। ये मत सोचना कि मैंने कुछ और तरीके से किया होता तो इतना ऐसे क्यों करना है, फॉर्मूला रट लेते हैं ना, क्योंकि भाई फॉर्मूला रटने की एक लिमिट होती है। इंस्टीट्यूट क्या करता है, कभी कभी क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देता है, रिवर्स कर देता है, जो उसकी डेरिवेशन है ना उसमें लेके चला जाता है, और वहां से घुमा के कोई बात पूछता है तो तब फॉर्मूला सीधा नहीं लगता। लेकिन जिसका लॉजिक क्लियर होता है ना, तो फिर वो लगा लेता है, वो समझ जाता है, अरे यहाँ से कान पकड़ के ऐसे पूछा है इसने, ठीक है कोई बात नहीं। अभी देखो एक क्वेश्चन देता हूँ, तुम ही सॉल्व करोगे, करोगे ना पक्का? चलो करते हैं। तो कोशिश करना कि खुद सॉल्व करें, सर के भरोसे ना बैठे, ठीक है? क्या पता सर तुम्हारे भरोसे बैठे हो, सीधी सी बात है। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे एक, समझते हैं। तुम ही बताना कि ये क्या है, कौन सा डिवेंचर है और क्या ट्रीटमेंट इसकी होनी चाहिए, आप ही बताना, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। चलिए, तो सर एक कंपनी है ओटीसी लिमिटेड, इश्यूज कितना 1000 15% डिवेंचर्स एट ₹100 फॉर लाइफ टाइम। और कुछ दूँ, इशू मैनेजमेंट कॉस्ट वगैरह दूँ एट अ डिस्काउंट ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ₹10 क्यों, 10% का डिस्काउंट, या ₹10 दूँ क्या, एक ही बात होगी, ₹10, ठीक है। IMC इशू मैनेजमेंट कॉस्ट ₹10,000। देखना मैं परसेंटेज में नहीं दे रहा, टैक्स रेट 30 40 50, थोड़ा ज़्यादा करते हैं, 50%, कैलकुलेट KD, ठीक है। मैंने थोड़ा डेटा चेंज किया है, क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ था उसका थोड़ा डेटा अभी चेंज किया, यस कुछ चेंजेस कर दिए। मैंने सोचा था कि पहले एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दूंगा, सिंपल तो ये भी है, बट मैंने 2-3 डेटा बाद में ऐड कर दिए, कोई बात नहीं, थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है। अभी करते हैं इसको सॉल्व। क्या है, ओटीसी लिमिटेड इशू करती है 1000 कितने के 15% डिवेंचर एट ₹10 फॉर अ लाइफ टाइम एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10। अब मुझे बताओ कितने पे इशू करती है ये डिवेंचर, इशू कर रही है 1000, किस रेट पे कर रही है, 100 माइनस 10, तो इसका मतलब हो गया ये 90,000। बोलो यस और नो। और फिर ध्यान से सुनना, कब तक के लिए इशू कर रही है, लाइफ टाइम के लिए, तो ये क्या है, परपीचुअल है ना, परपीचुअल है। रुक जाओ, प्लस जब इसको इशू कर रही है तो इसमें 10,000 रुपए क्या जा रहा है, इसमें क्या जा रहा है, फ्लोटेशन कॉस्ट जा रही है, FC जा रही है, या इशू मैनेजमेंट कॉस्ट जा रहा है, IMC जा रहा है। क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे। बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे पास जो डिवेंचर से नेट रिसीट आ रही है, जो नेट प्रोसीड्स आ रही है, नेट प्रोसीड्स आ रही है, वो कितनी आ रही है, 80,000 आ रही है। मतलब सीधी सी बात है, 1 लाख माइनस 10,000 माइनस 10,000। दूसरा तरीका ये भी हो सकता था कैलकुलेट करने का, 1 लाख, ये देखो 1000 इंटू 100 माइनस 10 के रेट से डिस्काउंट, तो वो 10,000, माइनस इशू मैनेजमेंट कॉस्ट या फ्लोटेशन कॉस्ट, वो 10,000, तो तुम्हारा घूम के डेटा क्या आ गया, 80,000 आ गया। ये हो गई नेट प्रोसीड, तुम्हारे पास पैसा आया कितना, 80,000। ये तो तुम्हें मिला। अब तुमने दिया क्या, तो सर कुछ नहीं, हमने ज़्यादा क्या ही दिया इनको, ऐसा कुछ दिया, यहाँ पे 80,000 आया। आराम से सॉल्व करना, इसी अप्रोच से सॉल्व करना।
80,000 आया। अब हम कुछ ना कुछ इनको पूरे जीवन भर देने वाले, कर्जा खाया ना पिछले जन्म में इनका हमने, ठीक है। हाँ, तो 15% देने वाले। 15% किसका देने वाले हैं? ये डिवेंचर का जो इंटरेस्ट है ये किस पे कैलकुलेट होता है? बताओ, ये बताइए, डिवेंचर का इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है? फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। किस पे कैलकुलेट होता है? फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है हमेशा। ना तुमको डिस्काउंटेड रेट पे जाना है, ना तुमको नेट प्रोसीड्स पे जाना है, याद रखना इस बात को। तो छोटा सा पहले यहाँ पे नोट लो, बाकी बातें तो बाद में करेंगे। नोट वाली बुक में नोट लेना, नोट। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज always calculated on the face value of debenture। ऐसा कुछ भी नहीं है कोई मैंने बहुत बड़ा रॉकेट साइंस समझाया है, बहुत छोटी सी बात, बचपन की बात है, लेकिन कई बार मैंने बच्चों को देखा है वो भूल जाते हैं। उनको लगता है सर मैं इंटरेस्ट किस पे, इस पे कैलकुलेट करूंगा ना, नहीं, ठीक है। वो तो फेस वैल्यू पे ही, 15% जो कूपन रेट दिया है, जो ये 15% का सीआर दिया है, वो फेस वैल्यू पे दिया है भाई। इश्यू करते हुए उसने बता दिया था 15% रुपी 100 डिवेंचर, मतलब 15% इस पे तेरे को दूंगा। अच्छा जी, तो सर ये कहना चाहता है कि पहले साल में मुझे 15% मिलेगा, तो फिर दूसरे साल में भी 15% मिलेगा, और इस तरह से इन्फिनाइट तक मेरे को 15% मिलता रहेगा। बोलो यस और नो? 15% ऐसा मिलता रहेगा। 15% का मतलब क्या होता है? 15 रुपया होता है, 15 रुपया होता है, 15 रुपीज़। लेकिन क्या 15 पूरा मिलेगा? ये तो इंटरेस्ट है, इसमें तो टैक्स भी जाएगा, तो 1 माइनस टैक्स, तो 15 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 7.5 रुपी। 7.5 रुपी लाइफ टाइम के लिए। कब तक के लिए? लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। अब बता दो, अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल तुम ही बता दो, कैपिटल कितना और कॉस्ट कितना? तो सर बहुत ही सिंपल है। अगर मुझसे आप पूछते हो कॉस्ट जो मैंने दिया इज इक्वल टू 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 1000, मतलब 7,500, और फिर हमने कैपिटल जो हमें नेट प्रोसीड मिला दैट इज 80,000, तो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगा? 7,500 डिवाइडेड बाय 80,000 इनटू परसेंटेज में निकालना है तो 100। 7,500 डिवाइडेड बाय 80,000 इज इक्वल टू इतना इंटू 100 इज इक्वल टू 9.375%। कितना हो जाएगा? 9.375%, ठीक है। अब जरा इसको फॉर्मूले में डाल दो, बहुत ही सिंपल है। ये क्या था? ये क्या था? ये था इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स। बोलो यस और नो? पहले तो यही डिफाइन कर दो, ये क्या था? इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स। जो भी इंटरेस्ट मिला उसमें टैक्स माइनस कर दिया, मतलब सर 15,000 इंटरेस्ट था इंटू 0.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब देखो डिवाइडेड बाय, ये क्या था? नेट प्रोसीड्स, तो डिवाइडेड बाय 80,000, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या निकल के आ गया? के डी इज इक्वल टू वॉट? आई 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। बोलो यस और नो? डन ना? डन। एक तो ये तरीका हो गया लेमन्स स्टाइल ऑफ फाइंडिंग द फॉर्मूला, जिसमें कोई रटने की जरूरत ही नहीं थी, वैसे ही निकल सकता था। तो सर एग्जाम में वैसे ही निकाल दे क्या? निकाल देना यार, क्या ही फर्क पड़ता है। उसको कंपोनेंट कॉस्ट चाहिए, तुम सीधा कैलकुलेट करके देना, कौन सा कह रहा है फॉर्मूला लिख के दिखाओ। लेकिन सभ्य तरीका होता है, डिसेंट, एक एटिकेट, एक मैनर होता है कि फॉर्मूला लिख देते हैं, इसलिए फॉर्मूला आप रटने लग जाते हो। रुको, इसका एक दूसरा डेरिवेशन देखना। ये फॉर्मूला आया कहां से भाई? जरा ध्यान से सुनना, बताओ ये क्या है? 80,000। ये क्या है? तुम्हारी प्रेजेंट वैल्यू। बोलो यस और नो? है या नहीं है? प्रेजेंट वैल्यू। और ये क्या है? ये जो तुम 15 रुपए नहीं 7 रुपए 50 पैसे 15 मिल रहा है, 15% मिल रहा है, इसमें 1 माइनस टैक्स लग रहा है, तो 7.5% हो रहा है, और ये मतलब 7.5 रुपए 100 का, ठीक है, 7.5 रुपए।
ये तुमको मिल रहा है ना, यहां से यहां तक इन्फिनाइट तक मिल रहा है ना ये। अब ये परप्यूचिटी का केस है। पीवी इन केस ऑफ परप्यूचिटी का फॉर्मूला क्या लिखता है बताना जरा, सभी बता दीजिए जरा। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू ए अपॉन आई होता है ना, बोलो ना, ए अपॉन आई होता है कि नहीं होता है, दिल से बताओ। ये ए क्या है यार, ये ए क्या है, ये ए क्या है, यही तो अमाउंट है ना, कौन सा, इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है। और ये आई क्या है, ये वही तो डिस्काउंट रेट है। और ये पीवी क्या है, अरे कुछ नहीं है, ये वही पीवी मतलब ये जो रिसीव किया तुमने नेट प्रोसीड्स, ठीक है क्या। जरा इसको अब इसको जरा ऐसे समझो, बहुत आसान बात बता रहा हूं, कुछ भी मुश्किल नहीं बता रहा, बस इस फॉर्मूले को डिकोड कर रहा हूं, ए अपॉन आई को, परप्यूचिटी वाले फॉर्मूले को डिकोड कर रहा हूं। जिनको समझ में आ रहा है वो समझना। ये क्या हो गया तुम्हारा, केडी हो गया, ये क्या हो गया, आई 1 माइनस टी हो गया, देखते जाओ, ये वही है 7.5 रुपया। और ये पीवी क्या हो गया, ये तुम्हारा नेट प्रोसीड हो गया। जरा इसको सॉल्व करो तो एनपी इज इक्वल टू आई 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय के डी, और के डी इज इक्वल टू, इसको यहां लो, इसको यहां लो, आई 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय एन पी। बोलो हैंस प्रूव्ड, बोलो यस और नो, बोलो चीते की चाल बाज की नज़र, और अपने कॉन्सेप्ट पे शक नहीं करते, नहीं करते तो नहीं करते। सो नथिंग बट दिस टाइम वैल्यू ऑफ मनी हैज बीन इम्प्लीमेंटेड एंड दिस फॉर्मूला हैज बीन मेड। तो सर इररिडीमेबल डिवेंचर का कार्यक्रम खत्म, टाटा बाय बाय, ये टॉपिक डन। कभी भी लाइफ में इररिडीमेबल हो, लाइफ आसान है। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हो, चलना छोड़ना, काहे को इतना टेंशन लेना। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हो, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हो, फॉर्मूला क्या दिया है केडी का, इररिडीमेबल कॉस्ट ऑफ डेट का। इररिडीमेबल जो रिडीम, जो लाइफ टाइम के लिए है, जो परपीचुअल नेचर का है। अब ध्यान से सुनना, अगर यही केडी की जगह केपी हो, वैसे मैं पढ़ाऊंगा लेकिन जरा मैं एक काम को आसान करके जाता हूं। यहां केपी होगा, सारे बच्चे बताइए, ये दिया, ये मिला, तुमको थोड़ा देसी लगेगा सुनने में, लेकिन सुनो यार देसी तरीके से। दिया कितना, इंटरेस्ट दिया, किस केस में, डी में। पी में क्या देंगे, डिविडेंड देंगे, डिविडेंड देंगे डिवाइडेड बाय एनपी। हो गया कि नहीं हो गया। यहां टैक्स लगता ही नहीं है, यहां टैक्स सेव करता ही नहीं है ये, तो 1 माइनस टैक्स क्यों करेंगे। हाँ यहां कई बार टैक्स देता है, देना पड़ता है, कंपनी देती है डिविडेंड टैक्स, वो आगे पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। बट देखना ये फॉर्मूला कितना आसान हो गया, जबकि ये पढ़ने का टाइम नहीं था, बट फिर भी तुम इसको ऐसे भी सोच सकते हो, इसी तरह से आसान है। डन है। अब एक इलस्ट्रेशन है आईसीआई का, करते हैं। आईसीआई के मैट का है, अपनी बुक पे भी जाएंगे, कोई ऐसी जल्दी नहीं है, बुक वाला भी करेंगे। जरा इसको करो, आपके आईसीआई मैट के पेज नंबर 4.8 पे है। नहीं इस पे वीडियोस देखे मैंने, यूट्यूब पे लोग इसी का वीडियो बनाते हैं, पता नहीं क्या है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है यार। 5 ईयर अगो सोना लिमिटेड इशूड 12% इररिडीमेबल डिवेंचर, पहले ही लिख दिया इररिडीमेबल, नाम से ही लिख दिया। एट 103, कितने पे इशू किया, 103 पे, मतलब प्रीमियम पे इशू किया, बोलो ना। एट 3 रुपीज प्रीमियम, देयर पार वैल्यू इज 100, लिखने की जरूरत ही नहीं थी, मैं तो वैसे ही समझ जाता, लेकिन फिर भी लिखा हुआ है तो अच्छी बात है ना। 3 रुपया, तो कितने पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, 100 पे, कितने इंटरेस्ट होगा, 12 रुपया, ठीक है, इंटरेस्ट 12 रुपया होगा। आई कितना होगा, 12 रुपया होगा, प्रीमियम कितना है, 3 है, ओके। द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ दीज डिवेंचर्स इज 94 रुपीज, ओ तेरी। तो नेट प्रोसीड क्या है, यहां एनपी क्या होगा, 103, 100 और 94। ऑफ कोर्स यार पहले ही लिख के दिया आपको, सीएमपी ट्रेडिंग एट करेंट मार्केट प्राइस, करेंट मार्केट प्राइस को हम कंसिडर करने वाले हैं, ओके। तो कंपनी कॉर्पोरेट टैक्स एट द रेट ऑफ 35%, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, बहुत ही सिंपल है। इंटरेस्ट कितना है, 12, 1 माइनस 0.35 डिवाइडेड बाय कितना, 94, कैलकुलेट करना भाई। ये कह रहे 8.5% आएगा, आपका भी 8.5% ही आएगा, अलग थोड़ी आएगा यार, यही क्वेश्चन था। डन है, सिंपल है। रुको अपनी बुक में भी चलते हैं, थोड़ा अपनी बुक का भी दीदार करें, अपनी बुक में भी कोई क्वेश्चन हो सकता है, करें क्या, हाँ अपनी बुक को भी देखते हैं, अपनी बुक में भी होगा ऐसा ही कुछ क्वेश्चन होगा।
हमें देखना है। ये क्वेश्चन आप करना, आपका होमवर्क है। ये सब मैं करवा चुका हूँ आपको, इस टाइप के क्वेश्चन। ये भी आपका होमवर्क है, करना भाई। कुछ भी नहीं है, आपको ये सब बता चुका हूँ, कल ही बता चुका हूँ। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, हाँ एग्जाम्पल 3, ये देखो जरा, बढ़िया एग्जाम्पल है, कर लो एक बार, कर लो, यहीं पे कर लेते, कहीं नहीं जाते, इसके लिए कोई कॉपी पेन निकालने की जरूरत ही नहीं है। फेस वैल्यू पर डिवेंचर इज 100 ठीक है। एबीसी लिमिटेड, 3 कंपनियां, तीनों के अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर होंगे। इंटरेस्ट रेट 14%, 15% एंड 20%। ठीक है जी, सबके अलग अलग इंटरेस्ट है, मतलब सबने अलग अलग तरीके से नेगोशिएट किया। सबका दाता दानी कोई अलग होगा, कोई ज़्यादा मांग रहा है, कोई कम मांग रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट कैसे सेट होता है यार? इंटरेस्ट इज द प्राइस ऑफ मनी, इंटरेस्ट इज द प्राइस ऑफ मनी। नोट कर लेना अपने मॉड्यूल में, अपने नोटबुक में, इंटरेस्ट इज द प्राइस ऑफ मनी। लेकिन सारे बच्चों से पूछना चाहता हूं, इंटरेस्ट तय कैसे होता है? डिमांड एंड सप्लाई, मनी की डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंडेंट है इंटरेस्ट, सबको पता है। चलो, नहीं मतलब नहीं भी पता है तो अब मैंने बोल दिया तो पता हो गया, इसलिए मैं बोलता हूँ सबको पता है, कॉन्फिडेंस के लिए। अब ध्यान से देख, टैक्स रेट, अच्छा मार्केट प्राइस पर डिवेंचर 140, वाओ अच्छा बिक रहा है, ये तो भाई नुकसान में बिक रहा है, और ये 125, गुड। तो किसको कंसिडर करने वाले ये? उसके बाद कहता है जी कॉस्ट देख 30%, 40% टैक्स, टैक्स बोल 30%, 40%, 20%, क्या करेंगे हम? 14, 1 माइनस टी 15, 1 माइनस टी 20, 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय सीएमपी, 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 140, 75, 125, क्या ही इसमें बड़ी बात है? ठीक है, और यही कैलकुलेट करने वाले हैं हम। देखो 14, 1 माइनस टी 15, 1 माइनस टी और 20, 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय करेंट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू योर कॉस्ट ऑफ डेट। इररिडीमेबल डिवेंचर का कांड हो गया, डन। अब चलते दूसरे टॉपिक पे। गुड, इजी था। मैंने क्या बोला था कि अब तुमको समझ में आ गया क्या कि कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिवेंचर किधर जाएगा? कंपोनेंट कॉस्ट की तरह जाएगा, अपने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के उस चार्ट में जो कल हमने सीखा था कैलकुलेट करना, अब उधर को जाएगा। डन? नहीं डन या नहीं? इजी था या नहीं था? समझ में आ गया? फॉर्मूला डन है, क्वेश्चन के नेचर समझ में आ गए, 4-5 क्वेश्चन कर लिए, अब तुमको समझ में आ गया, एग्जाम्पल कर लिए। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं फंडा नंबर कितना यार, 8 लगोगो के, हाँ फंडा नंबर 8। समझ में आ रहा है ना? आगे और समझ में आएगा, जैसे जैसे सिलेबस में अंदर जाते जाओगे समझदारी बढ़ती जाएगी। यस, मजे लो। फंडा नंबर 8 क्या कहता है? फंडा नंबर 8, रिडीमेबल डिवेंचर। मतलब सीधी सी बात है, इसका रिडेम्पशन वैल्यू होगा आरवी। और रिडेम्पशन वैल्यू क्या हो सकता है कि वो लिखा हो क्वेश्चन में कि एट पार होगा, लिखा हो सकता है क्वेश्चन में रिडीमेबल एट प्रीमियम होगा, लिखा हो सकता है क्वेश्चन में, पहले तो क्वेश्चन पढ़ना ही सिखा रहा हूं। रिडीमेबल डिवेंचर तुमको समझ में आता है यार कि एक अमाउंट पे ये रिडीम हो जाएगा, अभी क्वेश्चन दे रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। एट डिस्काउंट होगा, ठीक है। डिवेंचर किसी कंपनी ने इश्यू किया, उसको बोला तेरे को 15% दूंगा 5 साल तक, और 5 साल के एंड में तेरा 1000 रुपए का था, तेरे को 1000 मिल जाएंगे, और जो इंटरेस्ट मिले ना ये तेरा अलग इनफ्लो है, तो तू मजे कर। ये मैंने तेरे को ऑफर दिया, तेरे को मंजूर है तो मेरे को पैसा दे और ये ले ले, ठीक है, खरीद ले, और नहीं तो मत खरीद, तेरी मर्जी। किसी को फोर्स कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, इतनी सी बात है। तो अगर बोलता है पार पे तो 1000 का था, 1000 पे मिल जाएगा, डिनोमिनेशन 1000, 100, ठीक है, ऐसा हो सकता है 10,000। प्रीमियम होगा, कहता है जी 10% प्रीमियम तो 1100 का दे देगा, कहता है डिस्काउंट तो भाई 900 का दे देगा, डिपेंड करता है। ओके, एक एग्जांपल लो पहले। ओटीसी लिमिटेड issues 10,000 10% debentures of ₹100 डिनोमिनेशन, 100 दूं या 1000 दूं? ठीक है, 1000 8
for 10 years. Find out the cost of debentures if the debenture is currently trading at rupee 990, 900, 800 कितना नो सॉरी एट रुपी 10% पे करके करते हैं एट रुपी 900 एंड टैक्स रेट applicable is कितना टैक्स लगाऊं? नहीं लगाता। बस टैक्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। रुक जाओ, हर बार टैक्स 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 करके ना दिमाग नहीं खराब करने का। कुछ चीज़ों को सीधा रखते हैं। पहला क्वेश्चन है सीधा रखते हैं। तो ओटीसी लिमिटेड इशू कर रहा है कितना? 10,000, 10% डिवेंचर ऑफ 1000 डिनोमिनेशन, ₹1000 का है। सो टोटल इशू प्राइस कितना हो गया? 10,000 इंटू 1000 फॉर 10 ईयर्स। ठीक है। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर इफ द डिवेंचर इज करेंटली ट्रेडिंग एट ₹900। सर द आइडिया इज कि जो हमारा नेट प्रोसीड्स है वो क्या है? करेंटली ट्रेडिंग एट कितना है? 900। रिडीमेबल वैल्यू कितना है? 1000, क्योंकि लिखा तो है नहीं कि रिडीमेबल एट डिस्काउंट एट प्रीमियम और समथिंग लाइक दैट, तो 1000 लिखा हुआ है। नथिंग हैज बीन गिवन, मतलब यही है हमारा। ठीक है। और कितना डिवेंचर है? 10%। तो इंटरेस्ट पर ईयर क्या होगा? 100 फॉर टाइम कितना है? एन कितना है? 10 ईयर्स। दिस इज द डेटा दैट वी हैव करेंटली नाउ। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? अब इसके सॉल्व करने के कई तरीके हैं। तो मैं पहला तरीका तो तुमको रट्टा तरीका बताता हूं जो तुमने टीवीएम में पढ़ा था। एक फॉर्मूला पढ़ा था एन्यूटी का, जिसमें रिडेम्पशन वैल्यू भी होती है लास्ट में। ठीक है, डिवेंचर के केस में। वो फॉर्मूला तुम्हें मैं लिख के दे रहा हूं। ए मतलब पीवी निकालने के लिए, ए वन प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई 1 प्लस आई टू द पावर n प्लस a अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर n। ध्यान से सुनना, ये तो वो इंटरेस्ट है से 100 रुपया, ये 1 प्लस इंटरेस्ट रेट है, n मतलब ये 10 साल का है, और ये तुम्हारा वही एन्यूटी को कैलकुलेट करने का तरीका है, प्लस ये अमाउंट वो है जो रिडीमेबल वैल्यू है। ठीक है। और ये फिर अगेन 10 साल के लिए तुम डिस्काउंट करोगे। ये फॉर्मूला एक तो ये है, तुम इस पर डालो तुम्हारा निकल के आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। अब ये तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, याद रहे ना रहे ना इंस्टीट्यूट कहता है। तो इसका मतलब ये वाला तरीका जो है ये ठीक है, टीवीएम में पढ़ा था, बट हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में यूज नहीं करने वाले, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड हम करने जाएंगे तो टाइम बहुत लेने वाला है। ठीक है, तो डन है। कई बार तो याद भी नहीं रहता, उल्टे पुल्टे भी हो सकते हैं। दूसरा तरीका है कि हमको एक्चुअली इस केस में गेस क्या करना है। कुछ ज़्यादा गेस नहीं करना। हमारे पास यहाँ पे आ रहा है ₹900 प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक है, कैश इनफ्लो का। और हमारे पास से जो जा रहा है, हम कंपनी के बिहाफ पे सोच रहे हैं, ओटीसी के बिहाफ पे सोच रहे हैं। हमारे पास से जो जा रहा है 0, 1, 2 एंड 10, क्या जा रहा है? हर साल अपने पास से जा रहा है
100 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया प्लस 10th ईयर में जो जा रहा है वो क्या जा रहा है, 1000 रुपया और जा रहा है, यही जा रहा है। इसको सॉल्व करने का मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में जो फॉर्मूला है कि 100 को मल्टीप्लाई कर दो इससे। ओ ओ ओ ओ हो क्या भाई, गलत। 100 को मल्टीप्लाई कर दो इससे, ये वाला फॉर्मूला, ये 100 को मल्टीप्लाई कर दो इससे, समझा क्या? तो 100 का काम हो गया, एन्युटी का काम हो गया। उसके बाद तुम फिर वो जो रिडेम्पशन वैल्यू है उसको निपटा दो इससे, ठीक है। इसका अब दूसरा तरीका है जो लंबा तरीका है, बहुत ही लंबा है, वो बहुत ही लंबा है कि मतलब हर किसी को डिस्काउंट करके यहां लाओ, यहां से यहां तक सारे को डिस्काउंट करो, फिर यहां बराबर करो, ठीक है। एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका है कि आईआरआर का तरीका है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये भी फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस में आपको पढ़ा रखा है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या YTM टेक्निक, क्या बोलते हैं इसको, यील्ड टू मैच्योरिटी और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। रुक जाना, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उनको मैं क्लियरली अभी बताता हूं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता क्या है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बहुत ही सिंपल चीज है। तुम कुछ मत करो, तुम पहले इसको ना, इस कैश फ्लो को एक टेबल में सजाओ मेरे साथ। जिनको याद नहीं आ रहा उनके लिए बता रहा हूं, और जिनको याद आ गया है वो यहां से सॉल्व कर सकते हैं। देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहले ऊपर वाले में गिवन है टाइम जो n है अपना, और उसके बगल में है कैश फ्लोज, इनफ्लोज आउटफ्लोज दोनों हैं। हमें कुछ नहीं करना, हमें टाइम के हिसाब से इनको सजाना है। इतना बड़ा क्यों यार, बहुत है, यस ठीक है। ध्यान से देखो, पहला टाइम क्या है, 0। 0 पे क्या है, हमें आ रहा है ये 9,900। दूसरा क्या है देखो, सॉरी यार ये गलत लिख दिया था मैंने, ये 0 यहां होगा, सॉरी, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, जल्दी जल्दी में लिख दिया था मैंने, ठीक है। हाँ, इसको कोई ज़्यादा भाई ओवर रीड मत कर लेना। 1 2 3 4, ठीक है, उस समय जल्दी जल्दी में लिखा था। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 to 10 अपने पास क्या आना है, 100 रुपया हर साल आना है, जस्ट लाइक एन्यूटी ही है ये। तो 1 to 10 क्या आना है अपने पास, 100 रुपया हर साल। अब 10th ईयर में क्या आना है अलग से, ये आनी है रिडीमेबल वैल्यू 1000 की, तो आनी कितनी है, 1000 की। अब हमारा आईआरआर का फंडा क्या कहता है, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। भाई इसमें कोई लड़ाई नहीं है कि आउटफ्लो इज इक्वल टू इनफ्लो, इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो, तुम कर दो यार, इक्वल कर दो, कोई बात नहीं। यहां पे इनफ्लो और आउटफ्लो है क्योंकि यहां मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में हूं और मैं यील्ड निकालने की कोशिश कर रहा हूं, टेक्निक सेम ही है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो ये आउटफ्लो हो जाता है और ये एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनफ्लोज हो जाते हैं, कैश फ्लोज हो जाते हैं। तो अभी इसी टेक्निक से अपन बात कर रहे हैं। तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो क्या है, 900, ये रहा 900 जी, इज इक्वल टू, अब हमें पीवी किसका निकालना है दूसरी तरफ, इसका और इसका, समझ रहे मेरी बात। तो इसके बाद जो निकलेगा वो आएगा एनपीवी। मतलब इसमें क्या करेंगे हम, एनपीवी में क्या करेंगे, पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज माइनस पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज। मतलब इसको माइनस करेंगे किसके, इसके पीवीज में जो हम आगे निकालने वाले हैं।
तो इसका मतलब अपने को एक डिस्काउंट रेट लेना पड़ेगा, है ना। अब वो डिस्काउंट रेट अपने को क्या पता कि कितने पे डिस्काउंट हुआ था, अब तो हमें नहीं पता। रुक जाओ, तो अगर कोई भी डिस्काउंट रेट हो, ठीक है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो एट द रेट वट एवर 10%, 12%, 13%, 15%, यहां गेसवर्क करना पड़ता है। इसे हम बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। अब हमें नहीं पता कि किस रेट पे इसको डिस्काउंट करके इस कैश आउटफ्लो का मैं पीवी निकालूं, तो यहां करेंगे हम ट्रायल एंड एरर मेथड यूज। अगर ये नहीं करना था तो फिर ये सॉल्व करना था, ठीक है, लेकिन ये तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो ट्रायल एंड एरर मेथड आ जाओ। से हमने 10% पे किया, तो पहले तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो, सॉरी, कोई बात नहीं, तो हमें पहले यहां पे मतलब हमें इंडेक्स उसका वो निकालना पड़ेगा ना। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, 100, 900 तो इसका 0 होगा, ये तो 900 ही होगा। यहां पे PVAF कितने का, 10 ईयर कितना परसेंट, 10%, ये लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको। और यहां पे क्या करेंगे, PVIF इंडेक्स फैक्टर 10 ईयर 10%, निकालो और मल्टीप्लाई करो किसमें, 100 से, और इस पे कैलसी उठाओ और मेरे साथ कैलकुलेट करो। PVAF कैलकुलेट करो कैसे, 10% पे 1 डिवाइडेड बाय 10। ये सब TVM में आपको हाथ पकड़ के करा रखा है, और नहीं तो फिर आपके पास इंडेक्स दिया हुआ है आपकी बुक के पीछे। ये सारा डेटा आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दिया होगा, बट मैं यहां कैलकुलेट करवा रहा हूं। तो 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.1, ठीक है। कैसे निकलता है ये फैक्टर, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का GT, ऐसा। तो ये करते इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कर दिया GT, तो निकल के आ गया 6.14456, और इसको कितना निकल के आ गया, 6.1446। ऐसा लेते हैं, 4 डेसिमल तक लेते हैं नॉर्मली, हम 4 डेसिमल तक लेते हैं, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन कितनी आ गई अपने पास, इसको मल्टीप्लाई करो 100 से, 100 से इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 614.46, डन। और PVIF इंडेक्स फैक्टर, एक फैक्टर 1/10, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0.3855, ठीक है। सो ये कितना आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 385.54, 385.54। इसको आप माइनस करो, ये माइनस होगा क्योंकि इसका तो इंडेक्स 0 ही होगा, तो ये माइनस होगा, इनको जोड़ के इसको माइनस करो, आपका 10% पे डिस्काउंटेड कैश फ्लो का आपका आ जाएगा NPV, ठीक है। तो कितना आया, 385.54 प्लस 614.46,000, तो यहां पे अपना आ गया 100, NPV आ गया 100, ठीक है, NPV आ गया 100। इसी तरह से इसका मतलब अब थोड़े और ज्यादा रेट से डिस्काउंट करना पड़ेगा, सो दैट कि अब हम माइनस में जाएं। एक बार प्लस में गए IRR में, एक बार माइनस में जाएंगे और फिर एक फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं अपन, अलग अलग डिस्काउंट रेट पे देखेंगे। तो एट द रेट ऑफ 10% कितना आया, तो सर 100 आया NPV। सर एट द रेट 12% निकाले तो कितना आएगा, या तो इस टेबल में फिर वापस से वही करो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो एट 12%, वैसे ही ये तो 900 ही रहेगा,
यहां कैलकुलेट करो, यहां कैलकुलेट करो, या इसका एक दूसरा तरीका भी है कैलकुलेट करने का। एनपीवी इज इक्वल टू, अगर फॉर्मूले से जाना चाहते हैं, टेबुलर फॉर्म में नहीं जाना चाहते, उसमें टेबल बार बार बनाओ, बार बार बनाओ, डिस्काउंट लिखो, ये लिखो, यहां सिंपल है 100 मल्टीप्लाइड बाय पीवीएएफ 10 ईयर 12% प्लस 1000 मल्टीप्लाइड बाय पीवीआईएफ, ठीक है, एन्यूटी फैक्टर, इंडेक्स फैक्टर, ये 10 ईयर 12% माइनस 900, यही है, कैलकुलेशन कर दो। तो 12% पे पीवीएफ कैसे निकलेगा? 1 डिवाइडेड बाय 1.12, 1 डिवाइडेड बाय 1.12, 10 टाइम्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0.32197 तक पहुंचना है, एंड देन जीटी 5.650022, 5 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया कितने से? 100 से, तो कितना निकला? 565.02 प्लस, अब इसको करो 1 डिवाइडेड बाय 1.12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0.3219 इंटू 1000 इज इक्वल टू 321.97 माइनस 900, इसको जोड़ के इसको माइनस करो, कितना निकल के आया? प्लस 565.02 इज इक्वल टू 887.99, 886.99 माइनस 900 इज इक्वल टू 13 नहीं, माइनस 13, समझा क्या? और ये था कितना? 100, तो यहाँ भी निकालते इसी तरीके से, तो कितना निकल के आता? -13। अब देखो, लोअर रेट पे एनपीवी आ गई, हायर रेट पे एनपीवी आ गई, बोलो यस और नो, दो आ गई ना। अब इसी के बीच में अपना रेट किधर ना किधर फॉल करने वाला है। ये पूरा डिटेल में फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस में पूरा एक लेक्चर लगा के आईआरआर पढ़ाया हुआ है। यहाँ एक छोटी सी आपको फॉर्मेट दे दी, जिन बच्चों ने वहाँ शायद भूल गए होंगे उनको रिवाइज कराया, और कुछ भी नहीं। या तो इस टेबल के फॉर्मेट में जाके आप सॉल्व करो इसको, इस तरह से कैश फ्लो लिखो, फिर डिस्काउंट फैक्टर लिखो, फिर डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालो, फिर एक दूसरे रेट पे डिस्काउंट फैक्टर लिखो, फिर दूसरे रेट पे डिस्काउंट कैश फ्लो निकालो, और ऐसे करके 5 कॉलम बनेंगे, और 2 रेट पे तुम्हारा 5 नहीं 6 कॉलम बनेंगे, और 2 रेट पे तुम्हारा यहाँ पे एनपीवी आ जाएगा। और इस एनपीवी के बाद एक फॉर्मूला लगेगा ट्रायल एंड एरर का, जो पता है आपको, IRR इज इक्वल टू लोअर रेट प्लस लोअर रेट एनपीवी डिवाइडेड बाय लोअर रेट एनपीवी माइनस हायर रेट एनपीवी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय हायर रेट माइनस लोअर रेट। दिस इज द फॉर्मूला, इज द, ये तो रट्टा फॉर्मूला है, इसका मैंने डेरिवेशन भी सिखाया हुआ है आपको वहाँ पे कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। बट एनीवेज अभी ये डेरिवेशन सीखने का टाइम नहीं है, अभी इस फॉर्मूले को लगाने का टाइम है, ठीक है। सो इस फॉर्मूले को स्टार फॉर्मूले की तरह तुमको यूज़ करना है। दिस इज स्टार फॉर्मूला, ये यूज़ करना है। अब इस फॉर्मूले को लगा दो, लोअर रेट कितना था 10% प्लस लोअर रेट एनपीवी कितना है 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस -13, तो मतलब प्लस हो जाएगा, इंटू 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2, करो मल्टीप्लाई 10 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 113 इज इक्वल टू 0.884955 समथिंग, इंटू यहाँ से निकल के आएगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1.7699 प्लस 1.7699, ठीक है, प्लस 10 इज इक्वल टू 11.77%। तो एक टेक्निक तो ये है। तो देखो पहली टेक्निक तो ये है, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये हम यूज ही नहीं करने वाले। लेकिन मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये भी एक रास्ता है, इसी से बने हैं ये सारी चीजें, इसी से निकली हैं। दूसरा है ट्रायल एंड एरर मेथड, हिट एंड ट्रायल एंड एरर मेथड। जब हम आईआरआर या वाईटीएम टेक्निक यूज करते हैं और एग्जाम में लिखा होगा कि यू हैव टू कैलकुलेट इट बाय यूजिंग वाईटीएम टेक्निक और यू हैव टू कैलकुलेट इट बाय यूजिंग आईआरआर टेक्निक, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो किस रेट पे, हमें केडी का नहीं पता,
हमें सिर्फ कैश फ्लोज का पता है, क्या आया और क्या गया, क्या लिया और क्या दिया, ये पता है। हमें रेट का नहीं पता। यहां पे टैक्स नहीं था, अगर टैक्स होता तो इंटरेस्ट माइनस टैक्स कर देते कैश फ्लो में। यहां सिंपल है, तो यहां टाइम लाइन पे नहीं तो क्या होता, यहां पे 100 माइनस टैक्स होता। बस इतना सा फर्क हो जाता, और कुछ भी नहीं होता, और कुछ भी नहीं बदलेगा। बस वो चीज़ ध्यान से ध्यान रखनी है कि कहीं टीवीएम के कॉन्सेप्ट में इतने ना घुस गए कि पता चला इंटरेस्ट में से टैक्स माइनस करना ही भूल गए और कैश फ्लो ही रॉन्ग कर दिया सारा का सारा। ये काम नहीं करना। आप समझ रहे हो मेरी बात? यस। तो वाईटीएम टेक्निक यूज किया और इस तरीके से हमको पता चल गया कि या तो 10 या 12। ये गेस कैसे करते हैं कि किस रेट पे जाए? ठीक है, गेस कैसे करते? एक रेंज अपने को पता चलती है, कई तरीके हैं इसके, इसका शॉर्टकट भी बताया हुआ है गेस करने का। अभी एक टेक्निक बता रहा हूं, तीसरा जो रट्टा टेक्निक है, जो हमें आईसीआई ने, आईसीएमआई ने, सीएस इंस्टीट्यूट ने, डिफरेंट प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ने कहा है कि यार छोड़ो ना इतना, क्यों टीवीएम लगाना, छोड़ो ना, पहले तो इसको छोड़ो। और मैं तुमसे आईआरआर भी नहीं पूछ रहा, तो पूछेगा क्या भाई? कुछ नहीं पूछ रहा, मैं तुमको एक मेथड दे रहा हूं, तीसरा मेथड इसको कैलकुलेट करने का, रिडीमेबल डिवेंचर के कॉस्ट को, उसे हम बोलते हैं अप्रॉक्सीमेशन मेथड। मतलब नाम से ही लग रहा है ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है, अप्रॉक्स साइंस है। बोलो यस और नो। और मुझे पता है सारे बच्चे इसी से कैलकुलेट करने वाले 100%, अनलेस अनटिल कि सवाल में गिवन ना हो कि आईआरआर टेक्निक या वाईटीएम टेक्निक, क्योंकि ये लेंदी था ना भाई। या तो ये टेबल बनाना है, और टेबल नहीं बनाया तो फिर इस तरह से कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर किसी बच्चे को एग्जाम में कैलकुलेट करना हो और फास्ट कैलकुलेट करना हो, पता है क्या, ये टेबल के ब्रह्मजाल में टाइम वेस्टेज होता है यार, टाइम लगता है इसमें बहुत। तुमको क्या करना है, कैलसी का इस्तेमाल करना है और ये वाले मेथड को यूज करना है। ठीक है, अगर वाईटीएम से ही पूछा है, अगर आईआरआर टेक्निक से ही पूछा है तो बता रहा हूं, नहीं तो उससे भी आसान है अप्रॉक्सीमेशन मेथड। अब इसमें क्या है, एक फॉर्मूला है जो तुमको रट लेना है, रटा रटा है। क्यों? क्योंकि है ही अप्रॉक्सीमेट, दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, पहले ही बता देता हूं। ये इंडस्ट्री में प्रेफर नहीं किया जाता है, ये बस एग्जाम में सवाल बनाने के लिए अच्छा है कि जल्दी बन जाता है। ठीक है, करते हैं। ठीक है, पहले यहां तक, सॉरी मैं भावनाओं में बह गया, जरा नोटिंग करो भाई, पहले नोटिंग करो। सी नंबर 3, यस, पहले यहां से यहां को नोट करो, फिर वो तीसरा मेथड आपको इजी वाला बताता हूं। यहां से शुरू किया था, ये वाला पेज भाई पॉज करो, नोट करो। यहां तक के नोट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। 1 सेकंड 30 सेकंड लगा लेते हैं, पहले आप पॉज करके नोट करना, मैं आपको सिर्फ स्क्रीन दे रहा हूं, क्योंकि यहां तक बातें करते करते आप निकल गए। फिर इसको पॉज करो और नोट करो, फिर तीसरा इसको पॉज करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने नोट्स हैं नोट्स के नोट्स में डालो, प्रैक्टिस के प्रैक्टिस में, ये नोट करिए। फिर यहाँ से फंडा नंबर 8 रिडीमेबल डिवेंचर का कार्यक्रम शुरू हुआ सर, इससे नोट कीजिए। फिर ये एग्जाम्पल बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, फिर ये वाला पेज नोट कीजिए। फिर आईआरआर टेक्निक पूरी बना के दी यहाँ पे, ये पेज बहुत इंटरेस्टिंग है। ये वाला पेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, क्योंकि इसी में सारा सोल्यूशन है। प्रेफरेबली इसको यूज़ करना, ये वाले फंडे को, ये एनपीवी एट 12% को, जैसे कैलकुलेट किया ना 10 पे भी तुम ऐसे ही कर सकते हो। और फिर तुम इस फॉर्मूले को यूज़ करके तुम यहाँ पे निकाल सकते हो इसका एग्जैक्ट रेट क्या होगा। चलो चलते हैं अब अप्रॉक्सीमेशन मेथड में। चलिए जी, तो हम आ गए साहब अब आपके तीसरे मेथड के ऊपर, और तीसरा मेथड है अप्रॉक्सीमेशन मेथड। अब ये नाम से ही अप्रॉक्सीमेट है, तो कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होगा, KD इज इक्वल टू I1 माइनस टैक्स। ठीक है, ये तो नॉर्मल है। अब ध्यान से देखना, प्लस रिडीमेबल रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय N होल डिवाइडेड बाय RV प्लस NP डिवाइडेड बाय एवरेज, मतलब 2 एवरेज। अब ध्यान से देखो, इस पूरे फॉर्मूले का प्रेमाइस क्या है, इस पूरे प्रॉब्लम का जो मोटा मोटा रिदम क्या है, क्यों ये फॉर्मूला ऐसा बना है, ये बात का लॉजिक कई बार किसी को नहीं ऐसे ही जमता है, मतलब मोटा मोटा जमता है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन मेथड है। हमने क्या दिया, क्योंकि कॉस्ट निकाल रहे, तो दिया क्या, हमने इंटरेस्ट दिया और हमने नेट प्रोसीड लिया और रिडेम्पशन दिया। इन दोनों के बीच का गैप का एवरेज निकाल लिया और उसको डिवाइड कर दिया इसके एवरेज के साथ, पर ईयर का निकाल लिया N से डिवाइड करके, और उसके एवरेज से इसको डिवाइड कर दिया। तो ये हमने एक्चुअली यही तो लिया,
ठीक है। सो दिस इज द बेसिस ऑफ फॉर्मूला। तो अगर ऊपर वाले पूरे क्वेश्चन को इस फॉर्मूले पे लगाओगे, अब आगे से तुम यही फॉर्मूला लगाने वाले, मुझे पता है, अनलेस अंटिल की सवाल में ये लिखा ना हो कि वाईटीएम टेक्निक या आईआरआर टेक्निक यूज करो, बट आपको मैं बता दूं एग्जाम में दोनों आते हैं। कब आईसीआई कौन सा पूछेगा ये बता के नहीं पूछेगा, बट अपने को दोनों के लिए तैयार रहना। और पहला वाला तो बिल्कुल ही फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस का मामला है, तो कोई बिग डील नहीं है। अब यहां पे हमने सब आइडेंटिफाई किया हुआ है, ठीक है। सो हमारा इंटरेस्ट 100 है, रिडेम्पशन वैल्यू 1000 है, नेट प्रोसीड इतना है और ईयर हमारे 10 हैं, ठीक है। इसको पुट कर देते हैं इस फॉर्मूला के ऊपर। ये दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे, देखना अभी अलग आएंगे। इंटरेस्ट क्या था, 100 था। 1 माइनस टैक्स क्या था कि नहीं था? इस क्वेश्चन के ऊपर टैक्स था, हाँ ठीक है। यहां पे कोई टैक्स का मेंशन ही नहीं था ही नहीं टैक्स। तो चलो ये वाले क्वेश्चन को हमने एग्जाम्प्ट किया, विदाउट टैक्स हम कर रहे हैं। टैक्स नहीं, वैसे होता है बट नहीं है तो नहीं है। प्लस रिडेम्पशन वैल्यू कितनी है, 1000 माइनस नेट प्रोसीड कितना है, 900 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 10 सॉरी 10 होल डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 900 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको सॉल्व करके देखना यार कितना आया। तो पहले 100 प्लस इसमें 100 डिवाइडेड बाय 10 110 डिवाइडेड बाय कितना आया, 1900 ना, 950 11.58%। अप्रॉक्सीमेशन मेथड से जो आंसर आया वो क्या आया, 11.58। और जो हमारा आईआरआर टेक्निक से आया वो क्या आया, 11.77। अब बच्चों के दिमाग में ये बहुत बड़ा सवाल अभी चल रहा होगा, सर ये दोनों डेटा डिफरेंट हो गए, आईसीआई नंबर काट लेगा तो क्या पता मार्किंग स्कीम में उसने डिफाइन कर रखी हो कि 11.77% आंसर आएगा। देखो बिल्कुल नहीं है, इंस्टीट्यूट को पता है कि दोनों मेथड से अलग अलग आंसर आते हैं। आप पूछोगे कि सर इंडस्ट्री में कौन सा यूज होता है, ऑफ कोर्स बेटा इंडस्ट्री में ये यूज होगा, या इंडस्ट्री में इस वाले फॉर्मूले से, क्योंकि वहां तो आजकल सॉफ्टवेयर है, ऑटोमेटेड शीट्स हैं, गूगल एक्सेल की शीट्स हैं ऑटोमेटेड। अब तो ऐसा है फाइनेंशियल मॉडलिंग यूज होती है, उसमें ये फॉर्मूला लगा होता है। तो ये वाला और आईआरआर वाला 99.99% सेम ही रिजल्ट देने वाला है। तो दिस इज द एक्चुअल एंड दिस इज अप्रॉक्स। आपको क्या एग्जाम में यूज करना है, पॉपुलरली अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना लिखा हो तो अप्रॉक्सीमेशन मेथड यूज की जाएगी। बेटा इसके ऊपर ना एक छोटा सा नोट ले ही लो, कहीं तुम कंफ्यूज हो रहे हो बाद में। इफ द क्वेश्चन doesn't mention about any of the above methods, students must use टाइम बचाने के लिए अप्रॉक्सीमेशन मेथड। और ये क्या है, एज पर ICAI ICSI और जो अपना CMA इंस्टीट्यूट ICMAI, ठीक है, ये तीनों इंस्टीट्यूट यही रेकमेंड करते हैं अनलेस अंटिल इट हैज बीन डिफाइंड इन द क्वेश्चन कि IRR यूज करना है। डन, यहां तक की नोटिंग बाद में करना। अब आई थिंक ये क्लियर हो गया। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इसके लिए हम चलेंगे अपनी बुक के ऊपर। नो सॉरी, वेर इज द बुक, इज द यस, ये है। पहले देख लो एग्जाम्पल नंबर 4, एक एक करके करते हैं, एग्जाम्पल्स 4 5 सब करते हैं। ये देख लो, सपोज द करंट, एकदम फटाफट बुक पे आ जाओ, यही एग्जाम्पल है, यही करना है पहले। अभी सपोज अभी 4-5 सवाल लगाएंगे, फिर बाकी बात करेंगे, फिर दूसरे मेथड पे चलेंगे। सपोज द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ द डिवेंचर इज 125, तो CMP गिवन है, फेस वैल्यू इज 100, इंटरेस्ट इस पे कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट इज 10, इंटरेस्ट इज 10। लाइफ 5 साल है और 40 साल टैक्स है, तो ऐसा होगा I1 माइनस टैक्स।
इज इक्वल टू 10, 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 6। ठीक है, डन। एंड रिडेम्पशन वैल्यू एट 5 ईयर एंड इज 150। कितने पे रिडीम होगा? 150 पे। करंट मार्केट प्राइस कितना है? 125 है, तो मेरा नेट प्रोसीड कितना आएगा? 125 आएगा। रिडेम्पशन कितने पे होगा? 150 पे होगा। कैलकुलेट करो यहीं पे, फॉर्मूला लगाओ फटाफट। तो क्या होगा? सबसे पहले I1 माइनस टेक 6 प्लस कितना है? 150 माइनस नेट प्रोसीड 125 डिवाइडेड बाय 5 होल डिवाइडेड बाय 150 प्लस 125 डिवाइडेड बाय 2, 175, 275 बाय 2। ठीक है, इसको करो यार जरा सा। यहाँ होगा 25, 25 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 5, 6, 5, 11। तो इसका मतलब हो गया 11 डिवाइडेड बाय 150 प्लस 125 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 137.5, तो 137.5। तो ये हो गया जी 11 डिवाइडेड बाय 137.5 इज इक्वल टू 8%, इज इक्वल टू 8% इज द आंसर, इज द 8% इज द आंसर, इज द डन है। बहुत इजी है। क्वेश्चन आएंगे, जब बड़े क्वेश्चन आएंगे ना, यही आने वाला है। एग्जाम्पल 5 करो मेरे साथ। ये आपका होमवर्क है, ये खुद से करना। करोगे क्या? नहीं करोगे आप, मैं करवाऊंगा उसको। रुको, अब इसमें देखना, यहाँ पे क्या था? 5 साल तक। ये बहुत प्यार से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूँ। इस वाले क्वेश्चन में क्या था? 5 साल तक तुमको एक वैल्यू मिल रही थी, एक रिडेम्पशन। 5 साल तक तुमको एक एन्युटी मिल रही थी। ठीक है, कैश फ्लो कैसे बन रहा था तुम्हारा? कैश फ्लो बन रहा था, ध्यान से सुनना। 0 में तुम दे रहे थे कितना? 100 ले रहे थे, कितना? 125 ले रहे हो। उसके बाद 1 2 3 4 5, इसमें क्या कर रहे हो तुम? 5 साल में तुम 10% इंटरेस्ट, मतलब 10% के रेट से इस पे फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट दे रहे हो। तो ये तो तुम ले रहे हो, अब ये देना चालू किया तुमने, कोई बात नहीं। अगर IRR टेक्निक के हिसाब से दिमाग को सेट करे तो 1 से 5 साल तक क्या दिया? 6 रुपये, 6 रुपये, 6 रुपये, 6 रुपये दिए। उसके बाद 5वें साल में अलग से क्या दिया? रिडेम्पशन वैल्यू इसकी कितनी है? 150 रुपये दिए तुमने, RV 150 रुपये दिए। ये सब का मतलब देयर आर मल्टीपल कैश फ्लो। बोलो ना यस और नो। इस पूरे सम को सॉल्व करने में देयर वर मल्टीपल कैश फ्लोज। वो बात अलग है कि आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ था, आपने उससे निकाल लिया, बट एक्चुअली आपने अगर यही IRR से सॉल्व करना होता तो एक्चुअली आपने इसको सॉल्व किया होता। मित्रों बोलिए यस और नो। बिल्कुल सही बात है सर। तो आइदर दिस और उसका रिप्लेसमेंट दिस, शॉर्टकट दिस। तो हमने ये शॉर्टकट में, वो लॉन्ग कट में, दो तरीके से किया। अब जो क्वेश्चन आ रहा है ना, ये थोड़ा अलग है, सुनना। यहां सिंगल कैश फ्लो का मामला है, देखते हैं। एक्सप्रेस कार्गो लिमिटेड हैज इश्यूड 5 ईयर 0 कूपन बॉन्ड, 0 कूपन बॉन्ड। तो दिस सम इज अ इंपॉर्टेंट सम। यहां एक फॉर्मूला दूंगा, क्या दिया? 0 कूपन बॉन्ड ऑफ ₹1000 ईच एट अ प्राइस ऑफ 540। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेट। 5 साल का 0 कूपन बॉन्ड, मतलब यहां दिया और क्या लिया? आप समझ रहे हो? यहां लिया क्या? कूपन बॉन्ड 1000 ईच, 1000 पे इश्यू किया। एंड नहीं, सॉरी, गलत पढ़ दिया है। ठीक है। इश्यू प्राइस क्या है इसका? 540 है, तो 540। और कूपन बॉन्ड कितने का था? 1000 का। तो रिडेम्पशन के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इट विल बी रिडीम्ड एट पार। तो रिडेम्पशन वैल्यू इज इक्वल टू 1000। अब ये क्या पूछ रहा है बताओ? इस बीच में केडी क्या था? किस रेट से ये बढ़ते यहां पे आया? कैसे बताओगे? बहुत ही सिंपल तरीका है। एक इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न निकालना, आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न निकालना सिखाया था सिंगल कैश फ्लो का। कहां? बेसिक्स ऑफ फाइनेंस के अंदर। वही फॉर्मूला लगना है। जरा इसको मैं रखूं क्या पेपर के ऊपर? ध्यान से सुनो, इस पे हम कॉन्सेप्ट करते हैं, पहले डिस्कशन करते हैं 2 मिनट, फिर बात करते हैं। ठीक है, तो यहां लिख लेना फंडा नंबर जो भी था, 8 के बाद 9। फंडा 9, कैलकुलेशन ऑफ केडी इन केस ऑफ 0 कूपन बॉन्ड। सवाल वही है हमारे सामने, एग्जाम्पल के तौर पे वही सवाल है।
उसी को सॉल्व करने वाले। तो यहां अपने पास 0 कूपन बॉन्ड है, तो बीच में तो कोई कूपन रेट है ही नहीं, सीआर है ही नहीं। यहां कुछ लिया और यहां कुछ दिया, हाँ दिल दिया, तो क्या लिया? कुछ नहीं लिया, दिल लिया। तो यहां पे क्या दिया हमने? सिंगल कैश फ्लो आया, कैश इनफ्लो आया मेरे पास। कितने का आया? 540 रुपए का। यहां रिडेम करूंगा 1000 पे, तो यहां से यहां तक कंपनी का केडी क्या हुआ? बड़े सिंपल सी बात है, सुनना ध्यान से। इस केस में होगा क्या? प्रेजेंट वैल्यू क्या है? 540। फ्यूचर वैल्यू क्या है? फ्यूचर वैल्यू क्या है? 1000 डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखना, अब इसको प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू के साथ कर रहा हूं। 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई टू द पावर n, यही होता है ना। इस दोनों को बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा? और हमें ढूंढना क्या है? हमें ये वाले आई को ढूंढना है। यही हमारा केडी है मित्रों, बोलिए यस और नो। ये है हमारा, इसी एल्गोरिदम को सॉल्व करना है, मतलब इसी वाले अरिथमेटिक को सॉल्व करना है। 5वीं क्लास, 4थी क्लास, बहुत ही सिंपल है। मतलब यू वांट टू से पीवी इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई टू द पावर n। अब देख, इसको मैं सॉल्व करता हूं एज अ मैथ्स टीचर। बहुत ही सिंपल, एकदम बेसिक मैथ्स है, मैथमेटिक्स है, हिसाब किताब है, अरिथमेटिक है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं पहले किधर लेके जाऊं? पीवी को मैं इधर लेके आता हूं और इसको मैं इधर लेके जाता हूं। थोड़ा सिंपल कर दे, 1 प्लस आई टू द पावर n इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय पीवी। ठीक है, मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है सर 1000 डिवाइडेड बाय 540, यही बना ना अभी? तो कोई बात नहीं, और मैं सम को भी साथ साथ कर रहा हूं। अब देख 1000 इतना, अब मैंने क्या बोला? मेरे को सिर्फ आई रखने का है, तो n को पहले इधर ले जाने का है। तो क्या हो जाएगा देखना, 1 प्लस आई इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू टू द पावर, अब n था तो इधर माइनस n होगा, माइनस n होगा। बोलना यस और नो, सारे बच्चे बोलो यस। और इसी को दूसरे तरीके से बोलते हैं और 1 बाय n। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो अभी क्या बना यहां पे? मतलब द फंडा इज कि ये वाला कैलकुलेशन अभी बना क्या? 1000 डिवाइडेड बाय 540 टू द पावर 1 बाय 5। 5 साल का था ना ये 5 ईयर का था ना भाई। 5वें साल में ये मिल रहा है, 0 में ये है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो 5 साल के बाद क्या मिला? फिर से सुन लो, 1000 डिवाइडेड बाय 540 1/5। किसी का दिमाग ऐसा तो नहीं चलना बंद हो गया कि क्या चल रहा है? ये कुछ नहीं चल रहा भाई, सिंपल मैथ चल रहा है। और 1 प्लस आई इज इक्वल टू ये है। अब इसमें से मैं 1 को भी ले जाऊंगा इधर, तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू टू द पावर 1 बाय n माइनस 1। इसी तरह से इसको देख क्या हो गया? 1000 डिवाइडेड बाय 540 टू द पावर 1 बाय 5 और माइनस 5 माइनस 1, ये बन गया ना। तो अभी मतलब आई 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 ऐसे केस में जब 0 कूपन बॉन्ड हो और सिंगल कैश फ्लो हो, मतलब सीधा नेट प्रोसीड और मेरे पास रिडेम्पशन वैल्यू ही गिवन हो, बीच में कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा हो, कोई एन्यूटी नहीं हो, कोई अनइवन कैश फ्लो नहीं हो, सीधा कट टू कट बिगिनिंग एंड एंड, टाइम लाइन पे सीधा बिगिनिंग और एंड, एकदम कट टू कट, एंड टू एंड, सीधा मारेंगे अमेरिका से खाक पे आके गिरेगा, सीधा ईरान से मारेंगे हॉर्मुज की खाड़ी में जाके गिरेगा और एक टैंकर को ठोक देगा मिसाइल। ऐसा कांड हो रहा है यहाँ पे। तो क्या करने वाले? आई मीन्स माई के डी इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू, बोले तो फ्यूचर वैल्यू रिडेम्पशन वैल्यू, ये बोले तो नेट प्रोसीड, आइदर और ऐसे बोल सकते हैं। और इसका क्या किया हमने? 1 बाय n और -1 बस हो गया। अब सॉल्व कर दिया, के डी इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 540 टू द पावर 1 बाय 5 -1। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे यार? सॉल्व कैसे करेंगे? अगर बच्चों ध्यान से सुनो, अगर 1.5 की जगह पे यहाँ पे 1 बाय 4 होता तो इस पे ना बस 2 बार स्क्वायर रूट लगाते, ये आपको पता होगा। नहीं ये तो मैं बता देता हूं, अगर 2 4 8 मतलब स्क्वायर रूट के मल्टीपल में हो, स्क्वायर के मल्टीपल में हो, स्क्वायर चल रहे हो,
तो एक स्क्वायर को एक स्क्वायर रूट, दूसरा स्क्वायर रूट, तीसरा स्क्वायर रूट, ऐसे करके निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो स्क्वायर है ना, ये 1/5 है, ये अनइवन है, इवन नहीं है, ऑड है। तो इसके केस में आपको एक ट्रिक लगानी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं शॉर्टकट कैल्सी ट्रिक। कैल्सी ट्रिक लगानी पड़ेगी ऐसे को सॉल्व करने के लिए। अगर पावर कितना होता, अगर पावर 4 होता तो हम क्या करते, 2 बार स्क्वायर रूट लगा देते, खत्म कहानी। अगर पावर 1 होता तो क्या करते, 2 होता तो क्या करते, 1 बार स्क्वायर रूट लगा देते, खत्म। सॉरी, 1 बार स्क्वायर रूट लगा देते। बट यहां पावर 5 है तो इनमें से कोई नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा, ध्यान से सुनो, कैल्सी निकाल लेना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1000 डिवाइडेड बाय 500, सॉरी 540, जो भी इक्वल टू आएगा, वॉट एवर एक्स अमाउंट आया, जो भी आएगा निकाल लो, कैल्सी पे निकालो। 1000 डिवाइडेड बाय 540 इज इक्वल टू 1.85185 ऐसा करके आया, आया क्या? क्या रे, आया क्या? एक बार बताइए, आया क्या आपका? यस। अब ध्यान से सुनो, इस पे क्या करेंगे, 12 टाइम्स स्क्वायर रूट, तो लगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किया। अब सुन, -1 जो आया उस पे -1, -1 कितना आया, 0.00100015 ऐसा आया, कुछ आ गया। यस सर। अब ध्यान से सुन, अब इसको मल्टीप्लाइड बाय पावर, पावर है 1/5 तो इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5, सीधी सी बात है, पावर क्या है 1/5, तो करते हैं इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू जो भी आ गया। अब इस पे कर +1 1.00003008947 ऐसा कुछ स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपके, ऐसा कुछ स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपके, ठीक है। अब सुनो, अब करो इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स, कुछ लोग 9 टाइम्स वाला फॉर्मूला भी लगाते हैं, बट ये फॉर्मूला फुल प्रूफ है, रुक जाओ। 12 टाइम्स इंटू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। कितना आया, 1.13116 कुछ ऐसा आया। यस सर, हमारा आ गया सर। तो इसका मतलब ये वाला कांड तेरा सॉल्व हो गया, ये वाला प्रॉब्लम तेरा सॉल्व हो गया। अब कर दे -1, वो तो करना ही है। तो अब क्या आ गया मेरा, KD इज इक्वल टू, ये शॉर्ट कैल्सी ट्रिक से जो मैंने सॉल्व किया इसको, ठीक है, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 1.13116 -1, 4 डेसिमल तक मैं लेता हूँ जनरली, -1 तो कितना आ गया 0.1311। अब इसको मैं परसेंटेज में करूँगा तो कितना आएगा 13.11, ठीक है। 12 भी हो सकता था क्योंकि 116 था तो 12 लिया, ठीक है। तो 13.12%, दिस इज माई आंसर एज पर दिस टेक्निक, ठीक है। अभी समझा क्या? इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो व्हाट इज द फॉर्मूला इज द, सो दिस इज द फॉर्मूला इज द, हियर इज द फॉर्मूला इज द, फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं, लेट मी कंक्लूड इट। ये है हमारा फॉर्मूला। अगर सिंगल कैश फ्लो हो, जीरो कूपन बॉन्ड का मामला हो, फिर से सुनो, फंडा नंबर 9, कैलकुलेशन ऑफ केडी इन केस ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। सिंपल है, इसमें पहला नेट प्रोसीड होगा, फिर एक रिडेम्पशन वैल्यू होगी। मतलब एक तरफ अपने पास, ओहो, इधर नेट प्रोसीड होगा, जो आएगा, जो मिला, और जो फाइनली दिया, ठीक है। सो जो दिया और जो मिला, दिया को मिला से डिवाइड किया, और फिर उसको क्या किया हमने, 5 साल उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना, उसको डिस्काउंट करना पड़ेगा। ये देखो, तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहां इसने क्या कहा कि भाई देखो, ये हमें
मिला, ये हमने दिया, इसकी आज की वैल्यू क्या है, ये है। अगर इस आई की जगह अब अभी तुमने 13.12% लगाया, अगर तू इधर वो लिख दे 13.12%, ठीक है, 0.1312 कैलकुलेट कर, बराबर हो जाएंगे दोनों, जीरो हो जाएगा, दोनों को माइनस करेगा तो, ठीक है, मतलब ये दोनों मैच कर जाएंगे एकदम। ये है, धीरे धीरे इसको ब्रेक किया, अपना फॉर्मूला क्या बना, के डी इज इक्वल टू रिडेम्पशन वैल्यू डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड टू द पावर 1/n, और इसी को बोलते हैं माइनस n -1, दिस इज द फॉर्मूला। वो जो ऐसे स्क्वायर रूट लगा के इधर 2 लिख के वो फालतू में लिखा होता है ना, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करने का, सिंपल रखने का लाइफ को। ये कहाँ से आया, ये सर कहीं से नहीं आया, ये सिंपल डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग टेक्निक से आया। डिस्काउंटिंग टेक्निक में प्रेजेंट वैल्यू निकालने का जो फंडा था ना, जो ये वाला फंडा था ना, इसी से ये आई निकल के आया है, इसी से ये फॉर्मूला ड्रॉ हुआ है, और कुछ भी नहीं हुआ है। सो हियर वाज द सम। इसकी कैल्सी ट्रिक, अगर हमारा पावर एम्बिग्यूअस है, मतलब अनइवन है, सॉरी इवन नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, 12 टाइम स्क्वायर रूट करेंगे, -1 करेंगे, पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 फिर जोड़ देंगे, फिर 12 टाइम्स हम उसको इंटू इक्वल टू करेंगे, और लास्ट में -1 तो करना ही है क्योंकि वो फॉर्मूला का पार्ट है। सो फॉर्मूला हमारा जो कैल्सी ट्रिक था वो कितना था, वो बस इतना था, इतना और इतना, डन, यस। एंड इसके बाद ये, अब हम देखते हैं, ये बुक पे था ना ये क्वेश्चन जहां से करके आए थे अपन, ये रहा 13 पॉइंट कितना है, 125%। अब इन्होंने कैसे निकाला है, इन्होंने इसको निकाला है साहब, ओहो, IRR टेक्निक से निकाला है। मतलब ये तो भाई लंबे रूट से गए। यहां लिखा था क्या, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेट, कुछ लिखा था क्या यहाँ पे, किस टेक्निक से निकाले, कुछ भी नहीं लिखा था यार, कुछ भी नहीं लिखा था यहाँ पे किस टेक्निक से निकाले। मैंने निकाल दिया फॉर्मूले से, शॉर्टकट फॉर्मूले से, और वही एक्यूरेट है, वो एकदम एक्यूरेट है, वो टीवीएम के कॉन्सेप्ट को इनकॉर्पोरेट करता है, डिस्काउंटिंग पूरी हुई है। लेकिन अगर IRR से भी निकालना हो तो क्या, तो फिर गैसवर्क करना पड़ेगा, 12% 14% पे गैसवर्क करना पड़ेगा, 10% या 12% पहला पॉइंट ले लेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि कितने से कितना कैलकुलेट होता है, और फिर दूसरा वाला ट्रायल एंड एरर मेथड से कर देंगे। इसने ट्रायल एंड एरर मेथड से किया है, एक ही बात है, अभी किया था हमने एक सम के अंदर, पहले साल में नेट प्रोसीड कितना है हमारा 540 का, और 5 साल बाद हमारी मेच्योरिटी पे रिडेम्पशन वैल्यू कितनी है, 1000 की है। तो भाई 1000 और ये पहले वाले में किया तो हमें कितना मिला, हमें कैश फ्लो हमें कितना मिला, -27%। किस पे मिला, 12% पे, फिर 14% पे 21, फिर हमने इस पे कैलकुलेट किया 12 + 27 डिवाइडेड बाय 27 + 21। ये ब्रैकेट लगाने में थोड़ी सी गलती हुई है, गलत लगा है ये, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ पे थोड़ा मैं ठीक करूँगा बाद में। ये 13.125% बन गया, ठीक है, डन हो जाएगा, डन है ना। और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, रिडीमेबल डिवेंचर के ऊपर और भी क्वेश्चन करते हैं। एक हमारे ICI का इलस्ट्रेशन है, नहीं पहले तो बुक में ही देख लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3 और 4, अपनी बुक पे ही रहना, प्रॉब्लम निकालो 3 और 4, मैंने नोट किया था 3, ये है क्या, यस, पेज नंबर बता देता हूँ, 5.23 पे आ जाओ, प्रॉब्लम नंबर 3। व्हाट इज प्रॉब्लम नंबर 3 सेइंग, नवंबर 2015 का लो जी आया हुआ सवाल है। अ कंपनी इश्यूज, 2-4 सवाल लगाते हैं फिर जाएंगे कॉन्सेप्ट पे। अ कंपनी इश्यूज 25,000 14% डिवेंचर ऑफ ₹1000 ईच, अच्छी बात है। द डिवेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स, वो भी अच्छी बात है। टैक्स रेट, मतलब यहाँ पे क्या है, जीरो कूपन नहीं है, यहाँ पे 14% डिवेंचर है, मतलब 1000 का 14% लगेगा साहब, तो मतलब 140 रुपया तो इसका इंटरेस्ट बनेगा साहब, ओके। टैक्स रेट एप्लीकेबल, अच्छा ये तड़का मार के ये माइनस करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग एजुकेशन सेस एंड ब्ला ब्ला। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स इफ डिवेंचर्स आर इशूड एट 5% प्रीमियम डिस्काउंट विद 2% फ्लोटेशन कॉस्ट, मतलब इशूड एट, नेट प्रोसीड चेंज हो जाएगा यार, नेट प्रोसीड यहाँ पे चेंज हो जाएगा मालिक, नेट प्रोसीड चेंज हो जाएगा। नेट प्रोसीड कैसे कैलकुलेट होगा इस सवाल के अंदर, पहले नेट प्रोसीड कैलकुलेट करके दीजिए, आप बताओ मुझे, व्हाट विल बी द नेट प्रोसीड अकॉर्डिंग टू यू, एनीवन। यहाँ पे पॉज करके मुझे ये सवाल कैलकुलेट करके खुद सॉल्व करो, मेरा चक्कर मत डालो, ठीक है।
डिवेंचर कितने पे इशू हो रहा है? सबसे पहले तो 5% उसमें डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, मतलब 950 पे इशू हो रहा है, ठीक है। और इतना ही नहीं, 950 में इतना ही नहीं, इसमें फिर माइनस हो रहा है क्या, 2% फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट किस पे कैलकुलेट होगी? जितने पे फ्लोट होगा, 1000 पे, तो वो कितना हो गया, 20 हुआ ना, यस। तो कितना हो गया, ये हो गया 930 रुपए पे। तो हमारा नेट प्रोसीड कितना हो गया, 930। पहले क्या, पहले 5% डिस्काउंट पे गया, तो 1000 जो है वो पहले ही 950 हो गया, फिर उसमें 20% अपना फ्लोटेशन कॉस्ट गया, तो ये माइनस हो गया, तो फिर क्या बचा, 930 बचा। ये नेट प्रोसीड है। रिडेम्पशन वैल्यू कितनी है एट द एंड ऑफ 5th ईयर, कितनी है? कुछ भी ना दिया हो तो एट पार ही होगा, तो 1000 है। ये बढ़िया है, इंटरेस्टिंग मामला यार, ठीक है, यस। उसके बाद टैक्स कितना है, 35% है, तो 14, 140, 1 माइनस 0.35, मतलब 140 का 65%, 140 का 65%, 91 रुपीज़ है, 91 रुपीज़ आएगा, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया जी। तो बचा क्या इस सवाल में, कर दो सॉल्व, लो जी। 930 हो गया नेट प्रोसीड, हमने कर लिया। 140 1 माइनस टैक्स हो गया, 91 प्लस बाकी फॉर्मूला लगा दो, डन है, मस्त निकल आएगा 10.88%। ये भी सवाल हो गया, ठीक है, यस, ओके, डन। अब प्रॉब्लम नंबर 4 देखते हैं, इसमें कुछ नया मिलता है क्या, देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 देखते हैं। A company issues 10,000 12% debentures of rupees 100 each, 12% debenture of rupees 100 each, interest is 12 रुपया। debenture are redeemable after the expiry of 7 years, कर दो। the company 35, कुछ भी नहीं है यार। कैलकुलेट द कॉस्ट, अगर पार पे इशू हो, डिस्काउंट पे इशू हो, प्रीमियम पे इशू हो, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। पार पे इशू होगा तो मेरा नेट प्रोसीड क्या होगा, 100 रुपये, डिस्काउंट पे होगा तो क्या होगा, 90 रुपए, प्रीमियम पे होगा तो क्या होगा, 110 रुपए। तीनों पे कैलकुलेट करना है। ब्रोकरेज इज पेड 2%, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, ब्रोकरेज इज पेड 2%, मतलब हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट इज 2%, तो इसका मतलब सर इसका 98 रुपीज़ होगा नेट प्रोसीड, सर इसका 88 रुपीज़ होगा नेट प्रोसीड, ठीक है, और इसका 108 रुपये होगा नेट प्रोसीड, यही है ना, यस। तो इस केस में, और इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट तो अपने कूप जो फेस वैल्यू है उस पर ही कैलकुलेट होगी, इंटरेस्ट तो फिक्स होगा 12, 1 माइनस टैक्स, टैक्स कितना है, 35%, 0.35, दिस इज माई आई, मतलब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन I1 माइनस टैक्स। एक ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, एंड रिडेम्पशन वैल्यू कैलकुलेटेड टैक्स डिवेंचर आर इशूड एट रिडेम्पशन वैल्यू इज ऑलवेज एट ₹100। दिस इज द मैटर, इज द नाउ दिस इज योर होमवर्क, इज द, ये तुम कैलकुलेट करोगे, दिस इज योर होमवर्क, चेक करके मेरे को भेज देना 9958300572 पे, मेरे को व्हाट्सएप कर देना, विल चेक एंड विल रिवर्ट, ठीक है। ये एट पार है, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई मिस्टेक होगी तो वो देख लेना, शायद फ्लोटेशन कॉस्ट को एडजस्ट नहीं किया है इसने, 10% प्रीमियम पे है, इफ ब्रोकरेज इज पेड एट 2%, ये दूसरा आंसर है भाई, फिर उसकी कैलकुलेशन अलग है, ठीक है, डन। आप कर लेना, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, डन है, सारे बच्चे कर लेंगे इसको, इसका फंडा एक्सप्लेन कर दिया है। बस ये ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन अलग है, ये 1 है, इसमें नॉर्मल कैलकुलेशन होगी, इसमें इस पे होगी, और 2% जब ब्रोकरेज पेड करेगा तो फिर इस पे होगी, बस इतना सा डिफरेंस आएगा।
क्वेश्चन नंबर 5, प्रॉब्लम नंबर 5, बीटा लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, प्रीमियम ऑफ 10% मतलब 110 पे इशू किया जी, टू बी मेच्योर्ड ऑन 1/4/2022 मतलब 27, हाँ क्या मिस्टेक है, कुछ तो मिस्टेक है यार, ये 5 साल होगा भाई, 17 है, ये 17 है, ये 17 है भाई, इसको करेक्शन कर लेना, और 22 में मतलब 5 साल जो n इज इक्वल टू 5, ठीक है। द डिवेंचर विल बी रिडीम्ड ऑन मेच्योरिटी, 5 साल पे। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर अज्यूमिंग 35% टैक्स रेट। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, होमवर्क डन है। कंसिस्टेंसी लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट पार, गुड, तो 100 पे इशू किया, 10 रुपए इंटरेस्ट है, डन। टू बी मेच्योर्ड ऑन 2022, अच्छी बात है, 12 को किया, मेच्योरिटी होगी 2022 में, ओके। वॉन्ट्स टू नो द कॉस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग डेट ऑन 2017, ओ तेरी 17 को जानना चाहता है, तो 12 से लेकर के 17 के पहले जो कुछ भी हुआ मेरे किसी काम का नहीं है वो डेटा, बट ये डेटा मेरे काम का है बस, क्योंकि ये व्हेन द मार्केट प्राइस ऑफ द डिवेंचर इज 80%, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डिवेंचर को क्या बदला, ध्यान से सुनना, 2012 में लिया, बट इसके बीच में फिर 2017 आया, तो इस टेनियर की ये कोई बात नहीं कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे दिया, फेस वैल्यू बता दिया, 10% डिवेंचर है ये बता दिया, 10,000 इशू हुए थे ये बता दिया, मैच्योरिटी इसकी 2022 में होगी, और ये जानना 17 में चाहता है, तो कितने साल का जानना चाहता है, 5 साल का, इशू किया था 10 साल के लिए मैच्योरिटी पे, लेकिन ये उसकी वैल्यू जानना चाहता है 2017 में कि इसमें क्या होगा, मतलब ये क्या हो गया, इररेलेवेंट हो गया, 17 से 12 का डेटा हमारे लिए इररेलेवेंट हो गया, एक्सेप्ट द डिनोमिनेशन, जो उसका मेजर पार्ट है, जो उसका फेस वैल्यू है, और जो डिस्काउंट कूपन रेट है, वो डिस्काउंट रेट सॉरी कूपन रेट है, वो मेरे काम का है, बाकी सारा डेटा मेरे किसी काम का नहीं है कि उस 5 साल में क्या हुआ, हमने क्या करने, टिंडे लेने, हमने कुछ नहीं करना, डन है। तो यहां से यहां के बीच में बात करनी है, यहां पे इसकी करंट मार्केट प्राइस क्या है, सीएमपी क्या है, 80 रुपीज है, तो मेरा नेट प्रोसीड क्या होगा, 80 रुपीज होगा, रिडीमेबल वैल्यू क्या होगी मेरी, 100 होगी, बोलो यस और नो, रिडीमेबल एट 100 माइनस 80 करूंगा मैं, और कितने साल के लिए करूंगा, 5 साल के लिए करूंगा। बस इस क्वेश्चन में एक छोटू सा कैच था, बस इसको ध्यान से पढ़ना होता है, और बाकी I1 माइनस 0.35 करके आप कैलकुलेट करने वाले हो, ठीक है। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, आई थिंक कि ये जो वर्किंग है ये आपने नोट कर ली, हो जाएगी, सारे बच्चे कर लेंगे इसको, डन है। कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिवेंचर हमने कर लिया है, ये वाला भी फॉर्मूला हमने कर लिया है, मतलब यहां तक के लगभग हमने क्वेश्चन सारे कर लिए हैं, केडी रिडीमेबल हो या इररिडीमेबल हो हमें पता है, हमें कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है, अब हमें इसमें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। इससे ना मेरा कॉस्ट ऑफ डेट का सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खत्म होता है, लेकिन मैं अभी खत्म करूंगा नहीं, मैं जाऊंगा आईसीआई स्टडी मैट में, एक क्वेश्चन है मैंने अपने बुक में नोट कर रखा था, वेयर इज द बुक में मैंने नोट कर रखा है, आईसीआई का मैट में जानबूझ के रेफर कर रहा हूं सो दैट कि मैं साथ साथ करवाता जाऊं। हमने कर लिया प्रॉब्लम नंबर 3 4 5 6 7 ये सब कर लिया, आईसीआई मैट का इलस्ट्रेशन नंबर 1 हमने कर लिया था, रिडीमेबल डिवेंचर यूजिंग अप्रॉक्सीमेशन मेथड, ठीक है, ये 2 आसान है तो सभी बच्चे कर लेते हैं। 3 पे आते, क्या खास है 3 में, ऐसा ही कोई क्वेश्चन है, आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 3, पेज नंबर बताऊं, लेटेस्ट स्टडी मैट उठाना 4.10, अ कंपनी इश्यूज 10,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार ऑन 2018 टू बी मैच्योर्ड ऑन 2028, डिट्टो वही क्वेश्चन है जो अभी किया है, डिट्टो 2022 और 17 वाला क्वेश्चन, एकदम 12 से 22 वाला। The company wants to know the cost of the existing debt इतना when the market price of the debenture is 80, compute the cost of existing debenture assuming 35% tax rate, एकदम किया हुआ क्वेश्चन है, नथिंग। फिर से एक बार बोल दो, मेरा नेट प्रोसीड क्या होगा, 80 होगा, मेरा रिडेम्पशन वैल्यू क्या होगा, 100 होगा, मेरा एन कितना होगा, 5 ईयर होगा, एंड मेरा इंटरेस्ट कितना होगा, 10, 1 माइनस 0.35, डन, बस लगाओ इस पे, ठोको, हो गया ये क्वेश्चन, डन, ठीक है।
कॉस्ट ऑफ डेट यूजिंग पीवी मेथड और यील्ड टू मैच्योरिटी और आईआरआर टेक्निक मैंने आपको करा ही दिया, ये आपको आता है। आज जितना होमवर्क मैंने तुमको अभी तक दिया है वो सारा आज प्रैक्टिस कर लेना। मैं ऐसे ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल या किसी भी एफएम के लेक्चर्स को 1.5 से पौने 2 घंटे का रखूंगा, इससे बड़ा नहीं रखूंगा। जिस दिन मैं जो चीज़ करा रहा हूं उसकी नोटिंग, उसके फंडे 1 2 3 4 5 6, उसमें डिस्कशन, उसके एग्जाम्पल, उसके नोट्स, उसमें डूज डोंट्स जो भी मैं लिखा रहा हूं, अगर क्वेश्चन में ऐसा होगा, एग्जाम अलर्ट के जितने आइटम मैं आपको नोट करा रहा हूं वो साथ साथ एक आप नोटिंग वाली कॉपी में रख लेना, ठीक है? आप समझ रहे मेरी बात? नोट्स वाली कॉपी में रख लेना और एक प्रैक्टिस की कॉपी अलग बना लेना, प्लीज बना लेना, और इसको आप करते रहना। अब ध्यान से सुनते हैं एक और छोटी सी बात। हम आ रहे हैं साहब, यस, टॉपिक हमने जो किया है, क्या क्या किया है, पहले आपको नोटिंग करा दूं। कहाँ से नोटिंग आपको करानी थी? आईआरआर करवाया था, यहाँ से करानी थी, ठीक है? अप्रॉक्सीमेशन मेथड और उसका नोट्स, ठीक है? नॉर्मली हम अप्रॉक्सीमेशन मेथड ही यूज करते। पहले इसको नोटो, फिर और बातें करूंगा। ये वाला पेज पॉज कीजिए, नोट कीजिए, ये वाला पेज पॉज कीजिए, नोट कीजिए, जहां जहां जो होमवर्क दिया है साथ में कीजिए। फंडा नंबर 9, कैलकुलेशन ऑफ केडी इन केस ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। यस, ये फॉर्मूला कैसे आया, कहां से आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैल्सी ट्रिक सुपर इंपॉर्टेंट है, और यहीं तक हमने किया है, प्लस एडिशनल क्वेश्चन किए हैं और आपको होमवर्क दिया है। सो बेटा जी, आप लोगों को अगर इतना आ गया है तो हमारा जो अगला फंडा होगा वो होगा फंडा नंबर 10, कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कन्वेंशनल, नहीं कन्वेंशनल तो हमने कर लिया ना, कर लिया। कन्वर्टिबल डिवेंचर करते हैं, कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। यहां से हमारी नेक्स्ट क्लास शुरू होगी। कल की क्लास में हम केपी भी करेंगे, केटी भी करेंगे। एक और टॉपिक है, मैं याद करा रहा हूं आपको, एमोर्टाइजेशन ऑफ डिवेंचर्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा, एक ये भी टॉपिक होगा। मतलब एक कॉन्सेप्ट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और प्लस शुरू करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो अपने दो इतने ही लंबे लेक्चर लगेंगे सारे कंपोनेंट्स निपटाने के। उसके बाद 2-3 लेक्चर लगा के अपन छोटे छोटे लेक्चर्स, नॉर्मली 3-3.5 घंटे के लेक्चर होते हैं, आई हैव केप्ट इट टू हाफ द साइज, सो दैट कि बच्चा रोज और भी सब्जेक्ट है, आप ये करो, फिर दूसरे पेपर करो, फिर एसएम करो, फिर कॉस्टिंग करो, ऑडिट करो, बाकी पे भी ध्यान दो। मेरे साथ आप इतना इतना प्रोसीड करोगे, आराम से जो डाइजेस्ट हो जाए, इस पर जितना वैरायटी है आराम से करना। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ऐसे भाग भाग के बड़े क्वेश्चन पे पहुंचना है नहीं। छोटे छोटे टेक्निक्स को अच्छे से सॉल्व किया ना, तो पहली ही क्लास में बता दिया है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालना है, वो काम तुम्हारा हो चुका है। बस कंपोनेंट्स को बहुत ज़्यादा निटी ग्रिटीज में जाके अच्छे से वैरायटी ऑफ सम करके हाथ साफ रखो। बस कैल्सी चलना चाहिए, ट्रिक लगने चाहिए, पता होना चाहिए कब क्या करना है, कब नहीं करना है, कौन सी ट्रीटमेंट कब सामने आएगी, कब उसको क्या लिखा हो क्वेश्चन में तो कैसे रीड करके कैसे एड्रेस करना है, क्या एग्ज़ाम अलर्ट्स हैं, एग्ज़ाम में कहाँ क्या चीज़ साइलेंट होगी तो अपने को क्या ट्रीटमेंट करना है, कहाँ कौन सी अजम्पशन है जो अपने को टॉप पे लिखनी है, और क्या मार्किंग स्कीम है, वो कैलकुलेशन क्या मांग रहा है हमसे जिस पे वो फाइनली मार्क्स देने वाला है, डिसीजन मेकिंग क्या है, एप्लीकेशन क्या है, फॉर्मूला बन कैसे रहा है। क्योंकि इंस्टीट्यूट आजकल क्या कर रहा है, रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है, ठीक है? जैसे अभी तुमको वो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइप से कैलकुलेट करके तुमको वो केडी करके निकाल के दिखाया, उसी में से कोई डेटा मिस कर देगा और आपसे पूछ लेगा, तो वो फॉर्मूला आपको ब्रेकअप पता होगा ना कि कैसे क्या जुड़ के कैसे डिस्काउंट हुआ था, क्या आइटम था, तो आई निकाला तो दूसरे आइटम भी निकाल सकते हैं ना उसमें से हम, ठीक है?
इसके लिए फाइनेंस में थोड़ा सा अलर्ट रहना होता है, बाकी इट्स इजी, इंटरेस्टिंग एंड स्कोरिंग। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी जीते रहो, अपनों का, अपने दिल का बहुत सारा ख्याल रखो। यू आर वॉचिंग FMSM विद ओम। आई होप कि तुम्हारा SM भी पैरेलली बढ़िया से चल रहा होगा। कीप इट अप, ऑल द बेस्ट।